गुलशन, आपको दिख रही है स्क्रीन? जी मैडम, एक मिनट में देखिए। अस्थमा इमरजेंसी। ठीक है जी मैडम। फातिमा, आप आ गई हैं तो आप करेंगी नेक्स्ट। जी मैडम मैडम मुझे पता नहीं चला, हालांकि मैं उस बैठी भी उधर थी। जब तो मैंने देखी कि आपने लिंक शेयर किया हुआ है। अभी स्टार्ट नहीं हुई, चले। मैं गुलशन, आप हेलो। लाउड अपना सिनेरियो पढ़ लें और फिर मैं यस टाइम। मैडम। यस मैडम। यस मैडम। सवाल ये है कि 28-year-old primary giver 24 week at the gestation refer to you because of her asthma symptom or worsening. She is currently using the salbutamol inhaler 4 to 5 times a day, and concern about the safety of starting the stronger medication for her baby. Task: perform the focus clinical assessment of the asthma control, counsel on the risk and pool control asthma in the pregnancy, and the discuss management option. Address the concern about the medication safety. Um, समझ आ गया yes, सिनेरियो? madam. Yes, madam. Yes, madam. गुलशन की आवाज बाकी सबको लाउड आ रही है? मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी मुझे आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे फोकस करना पड़ रहा मैं है, बाहर जाती कंसंट्रेट करना पड़ हूँ, रहा है। एक सेकंड। बाहर जाती हूँ। चलें, शुरू करें। जी जी। यस मैम, ये जो है स्ट्रक्चर डिस्कशन है ना, स्ट्रक्चर डिस्कशन। नहीं, आप मुझसे हिस्ट्री लेंगे। उसकी नहीं, ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलशन है। मैं आपकी आज गायनिक डॉक्टर हूँ। और आप अपना नाम बता सकती हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम पलवशा है। क्या आपकी मैडम, आप कह रही हैं कि हिस्ट्री ले, तो फिर यहाँ पे एज वगैरह लिखी हुई है, तो फिर मैं पूछूंगी हिस्ट्री में, तो दोबारा पूछूंगी, सही है मैडम? हेलो। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर। जी जी। आपका नाम पलवश है, आपकी उम्र क्या है? डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 28 साल है। और कितने बच्चे हैं? शादी को कितना अर्सा हुआ है? मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही गुलशन। हेलो। आवाज आ रही है मैडम? अब आ रही है, जितना जोर लगा के आप बोले ना, अब आई है। जी। बस मुझे सिर्फ इतना बता दें मैडम, ये रोल प्लेयर है, स्ट्रक्चर डिस्कशन है, शॉर्ट केस है, तो मैं उस हिसाब से ले लूँ। आप थोड़ा मुझसे सा हिंट दे हिस्ट्री, दें। ये सिमुलेटेड पेशेंट टास्क है, आप मुझसे हिस्ट्री लें। परफॉर्म अ फोकस क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ अस्थमा कंट्रोल, ये तो आप पेशेंट से पूछेंगी ना। सही। ठीक है मैडम। अच्छा। ठीक है। मुझे अच्छा अच्छा परवेश, मुझे एक तहरीर मामला है जिसपे ये लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 28 साल है। आपको ये पहला हमल है और 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। और आपको अस्थमा की बीमारी है, और जिसके लिए आप दवाई ले रही हैं, इन्हें ले रहे हैं 4 से 5 दफा दिन में। और अभी आप परेशान है कि बेबी के लिए, क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि वैसे आप मुझे ये बताएं कि आपको आखिरी माहवारी कब आई थी? आपको ये जो भी हफ्ते जो आपको लिखे हुए हैं, ये कंफर्म है हाँ डेट? जी, ये माहवारी डेटों ठीक के है? हिसाब से ही है डॉक्टर, एग्जैक्ट तो मुझे डेट नहीं याद अपनी, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा। ठीक है। अच्छा ठीक है पलूषा, आप मुझे बताएं कि अपने मसले की थोड़ी वजाहत करेंगे अपने के लिए? डॉक्टर साहब, मसला मेरा यही है कि देखिए, मुझे दमे का मसला है और मैं इनहेलर लेती हूँ, लेकिन अब इनहेलर से मेरा दमा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अब मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर कह रहे थे कि बढ़ानी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उस मेडिसिन से बच्चे में भी जो है नुकसान होते हैं। तो मैं आपके पास आई हूँ, आप प्लीज मुझे गाइड करें। मैं और जो है वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे जा सकती हूँ, जैसे डॉक्टर ने कहा था वो स्टीरॉइड देंगे मुझे अब। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि दमे का मसला आपको कब से है, और ये डॉक्टर आपका साहब, मसला ये कब तो से बढ़ रहा है? मुझे बचपन से ही है, लेकिन पहले सीजनल होता था, दवा नहीं लेनी पड़ती थी इतनी, लेकिन अभी कुछ सालों से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ सालों से मैं इनहेलर पर हूँ। पहले तो कंट्रोल थी इस दवा पर, अब नहीं कंट्रोल। अब कंट्रोल, अब कंट्रोल कब से नहीं हो रही? कितने महीनों से या कितने दिनों जी, से आप इन लड़ी? ये आप कंट्रोल कब से नहीं हो रही, मतलब कितने महीनों से आप ये ले रही हैं? हमल के दौरान ये आप इन्हेलर कब से ले रही हैं?
डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं ये लेते हुए, और अभी कोई 4-5 महीने से मेरा दमा जो है ना इस दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा। 4-5 महीनों से ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको सांस फूल रही है ज्यादा? आपको सांस फूल हाँ रही है? जी। और उसके अलावा आपको ये तो नहीं सांस फूल रही मेरा है? डॉक्टर काम साहब काज कर सांस लेती हैं सांस? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा काम कर लूँ ना, जैसे जिस दिन थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर लूँ उस दिन सांस फूलने लग जाती है, अच्छा, और कभी कभी तो नॉर्मली भी लेकिन फूलने लग जाती है। अच्छा ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता नींद से आपको जाग उठती हो, सांस फूलता हो? हाँ जी, और मुझे उसके नींद अलावा से जो भी है, जाग आती है। जी जी। अच्छा वैसे आपको दिल का मसला तो नहीं है? कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? नहीं, और कोई मुझे मसला नहीं है। और कोई मसला नहीं है? अच्छा ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपको छाती में बलगम बुखार वगैरह तो नहीं है? जैसे कभी ज्यादा मसला हुआ हो, बुखार वगैरह हुआ हो, ऐसा कोई मसला तो नहीं है? नहीं डॉक्टर, बुखार तो कमजोरी नहीं थकावट दिल की धड़कन तेज तो नहीं होती? कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही? कमजोरी थकावट दिल की धड़कन तेज होना, सांस में फूलना नहीं क्यों हो रहा नहीं है आपको नहीं ज्यादा डॉक्टर साहब, सब? बस ये नहीं। जब सांस फूलता है ना तब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, और फिर अजीब सी मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा आपने आखिरी दफा डॉक्टर से डॉक्टर को दिखाया है? जैसे कि हमल करने से पहले आपने डॉक्टर से मशवरा किया था कि हमल करना चाह रही हूँ कि मुझे दवाइयों पे चेंज कर दे, बाई फ्रेंडली पे कोई ऐसी नहीं डॉक्टर साहब, जब दवाई? वैसे ही मैंने दिखाया था ना उनको कुछ अर्सा हम्म। पहले, तो उन्होंने हमल से पहले दिखाया था, तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा था कि ये दवा ठीक है, इसको आप बदलेंगे तो नहीं अगर मैं प्रेगनेंसी करूँ? उन्होंने कहा नहीं, तुम कर सकती हो प्रेगनेंसी, लेकिन डॉक्टर अच्छा के ठीक है, पास ये तो आपने दिखाना अच्छा जरूर है। किया। हाँ हाँ ठीक है, आपने अच्छा किया, आपने डॉक्टर को दिखाया था। ठीक है। अभी तक ये जो आपका हमल हुआ था खुद हुआ था, दवाइयों से हुआ था? हुआ ही और हुई आपने हुई रिपोर्ट्स खुद वगैरह हुआ है करवाई? खुद। अच्छा, और उसके अलावा आपने इस हमल में फोलिक एसिड का इस्तेमाल किया था? हाँ और जी, मैं बच्चे ले का रही हूँ। अल्ट्रासाउंड करवाए? एक ही बच्चा है, दो बच्चे हैं? एक बच्चा है, फोलिक एसिड मैं ले रही हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा जो है बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड करवाया था 5वें महीने में? हाँ जी, वो वो भी ठीक हुआ आया था था? उसमें। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक और था उसमें। अच्छा, शुगर प्लाक टेस्ट करते हैं वो भी आपने करवाई थी? शुगर इस हमल में ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाया है? कोई शुरू ब्लड में प्रेशर का जी मसला तो जी, नहीं आ रहा? शुगर के टेस्ट भी कराए थे, ब्लड प्रेशर सारी चीजें ठीक आई थी, खून भी पूरा था, सब सही था, बस बस ये मेरा जो है ना ये वाला मसला नहीं मेरा हल हो रहा। जी ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप इसके अलावा कोई दवाई तो नहीं लेती? किसी दवा से एलर्जी हो? नहीं, बस ये सिर्फ फोलिक एसिड मौसम का? लेती हूँ, और एलर्जी तो डॉक्टर साहब मुझे तो रहती रहती है ना। अच्छा, सिर्फ ये बताएं कि आपको एलर्जी किस चीज से ज्यादा बढ़ती है? मौसम से होती है या फिर जो घर में कारपेट वगैरह होती है उससे एलर्जी होती है? किस चीज से डॉक्टर ज्यादा साहब मैं एलर्जी हो रही है? सफाई करती किसी हूँ तो खाने मुझे हो जाती है, और अगर मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, कुछ डस्ट उड़ रही है, या वैसे ही जैसे पोलन्स का सीजन आ जाता है तो हो जाती है, और ज्यादा का? तेज मैं एसी भी नहीं चला सकती, मेरा सांस फूलने लग जाता है। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि बच्चे की बनावट जैसे कि ग्रोथ का अल्ट्रासाउंड करवाया है आपने? नहीं, अभी 24 हफ्ते हैं। ठीक है। और आज सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप अ, अच्छा ठीक है। और अभी आप चाह रहे हैं कि आप फोकस ठीक। मैडम ये तो और उसके अलावा आपने कभी कोई ऑपरेशन करवाया हो? नहीं, या मैंने घर कोई में ऑपरेशन सपोर्ट हो नहीं जाती करा। है? अगर आप जैसे कि सफाई नहीं कर पाती, कोई मेड वगैरह है जो आपके लिए सपोर्ट करे अगर जी ये जी आप जी, सफाई ना करें? वो कोई सपोर्ट है? मसला नहीं होता, मुझे ज्यादा करनी नहीं पड़ती, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। हम्म। जैसा कि आप मैं देख रही हूँ कि आप अकेली आई हैं, मैं आपसे मजीद डिस्कस करूंगी आपके आगे का राय अमल। ठीक है, आप किसी को शोर को बुलाना चाहें तो भले बुला नहीं, सकती मैं हैं, अकेली आई हूँ, ताकि बताएं, मुझे बताएं चले डॉक्टर साहब, सही है। क्या कैसे ठीक आप है। मुझे अब आगे लेके चलेंगी? ठीक है बलवचा, जैसे कि अभी आपका 24 हफ्ता है, आपका आपका ये जो है आपका सांस का फूलना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वैसे जो आप ये दवाई ले रहे हैं इनहेलर, ये तो वैसे सेफ है। मगर इस पे आपको कंट्रोल नहीं हो रहा। मगर इसके लिए मैं आपको क्या करूँगी, सबसे पहले जैसे कि आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है सांस को, तो मैं आपको एक टीम को इन्वॉल्व करूंगी। जैसे कि वैसे ये तो आपको पता होगा ना अस्थमा क्या है बीमारी? ये तो आपको बचपन से ही आपको जी जी किसी जी, डॉक्टर जो ने मालूमात दी जी थी ये डॉक्टर है क्या जी। अस्थमा? जी ठीक है जी। ना? तो फिर डॉक्टर अभी साहब नहीं कि आप बस अस्थमा। मुझे ये बताएं, डॉक्टर ने मुझे कहा है अब वो मेरे इस इनहेलर के साथ ना मुझे दवाइयां खाने के लिए भी शुरू करेंगे, जिसको वो स्टीरॉइड कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इसका बच्चे पे असर होता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे ये पूछना ही हूँ बच्चे पे क्या असर होता है, और फिर क्या मैं ले सकती हूँ नहीं ले जी सकती, ये हमल में जी सेफ है नहीं सेफ, प्लीज मुझे बताएं। जी जी। वैसे तो इनहेलर जो आप ले रही हैं ये तो बिल्कुल सेफ है। बाकी जो स्टीरॉयड ले रही हैं
वो वैसे सेफ तो होती है, मगर कभी कभी बच्चा उसमें जैसे कि स्टेरॉइड लेना माँ के लिए थोड़ा सा इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है, और बच्चा थोड़ा जो है उस पे आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि बार बार यूरिया का रहना, और उसके अलावा पेशाब का इन्फेक्शन रहना। मगर बच्चे पे इस पे कम ही असर होता है, जैसे कि थोड़ा सा कमजोर हो जाना, या जो है इस पे हम मगर आप परेशान ना हो, हम ऐसी दवाई देंगे जो आपके बच्चे के लिए मुफी बेबी फ्रेंडली हो, मतलब बच्चे पे डॉक्टर साहब क्या नुकसान ना दवाई दे, देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा ना आप वो स्टीरॉइड पे डालेंगे मुझे, तो फिर आप कौन सी और दवाई कुछ की बात कुछ करें? आप दवाई किसी होती है, और दवाई की बात प्रेडिनिसोन कर रही हैं? होती है। जी डॉक्टर जी, जी प्रोफेसर। लाउडर प्लीज। जी यस यस, जी जी आप बोले। जी बताएं ना डॉक्टर साहब। जी मैं कुछ ऐसी कुछ एडिस स्टेरॉइड्स होती हैं जो बेबी फ्रेंडली होती है, जैसे प्रिस्लोन होती हैं, हम्म, और स्टेरॉइड्स तो कुछ होती हैं जो मेडिसिन बच्चे के लिए मुफीद होती हैं, आप इस पे परेशान ना हो। मगर ये है अच्छा कि स्टेरॉइड देने से माँ को थोड़े से नुकसान हो सकते हैं। अच्छा। क्या डॉक्टर साहब? माँ के नुकसान ये हो सकते हैं कि थोड़ा सा बार बार का पेशाब का इन्फेक्शन होना या दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। हम्म, मगर आप परेशान ना हो। और इसके अलावा जो है मैं आगे का राय मैं बताऊंगी आपके, जैसा कि 24 हफ्ता चल रहा है, आपके 26 हफ्ते में मैं आपका बच्चे की नशो नमक अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, इसमें ये देखूंगी बच्चा कमजोर तो नहीं हो रहा, और बच्चे का आगे का अवल नवल का पानी कैसा है, और बच्चा आड़ा है सीधा है। ठीक है, जैसा कि अच्छा। आपका पहला हमल है, मेरी कोशिश यही होगी कि आपका आप उस चीज पे रखकर पहले तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आपको एलर्जी जिस चीज है, आप कोशिश करें वो काम ना करें, किसी मेड से हेल्प ले। उसके अलावा जो आपकी दवाई दे रहे हैं, जिसके इनहेलर आप ले सकती हैं, अगर इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो इस पर जो हम दे रहे हैं वो आपको बाकायदे सिखाना है, बाकायदे डॉक्टर को दिखाना है, और अल्ट्रासाउंड जो हम लिख कर देंगे वो ग्रोथ का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह करवानी होगी। ठीक है, उसके अलावा और रिपोर्ट्स भी करवानी होगी, और 28 हफ्ते में हम आपको सीबीसी रिपीट करेंगे, तो ये पता चलेगा कि खून की कमी तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम कोशिश करेंगे आपका अगर ये एस्थमा कंट्रोल रहा, फिर हम आपको छुट्टी दे देंगे, उसके बाद हम आपको हर विजिट पे बुलाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, पेशाब में चर्बी देखी जाएगी। उसके अलावा आपको अगर और बच्चे की धड़कन भी देखी जाएगी, अगर कोई मसला ना हो तो हम मुद्दत तक आपको लेकर चलेंगे, मगर आपको 36 हफ्ते में हम आपको बिशप चेक करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे हम नॉर्मल डिलीवर करेंगे बिशप क्या या होता है डॉक्टर साहब? चीज। नहीं, मैं आपका बच्चे जाने का मुआयना करूंगी नीचे से, और ये देखा जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद अगर इंशाल्लाह अगर कोई भी चीज ना हुई, अगर मुमानियत नहीं हुई नॉर्मल डिलीवरी की, तो हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, मुद्दत तक बच्चा नॉर्मल तरीके से विदा करेंगे, और कंसल्टेंट की मौजूदगी में होगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चे की आपको मॉनिटर किया जाएगा, और हमल के जच्ची के दौरान पे आपकी दवाई चलेगी, जो आपको जो है ये स्टेरॉइड्स भी ये इंजेक्शन चलेगी, ताकि आपको ये अस्थमा का मतलब ज्यादा ये ज्यादा ना रहे, मतलब ज्यादा गिरावट ना हो, मतलब ज्यादा तबीयत खराब ना हो। उसके अलावा आपको और बच्चे को देखा जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, मशीन चलेगी सीटीजी की। उसके अलावा जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाया जाएगा बच्चे टाइम को, था और गुलशन। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रासेप्शन के लिए बताया जाएगा, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी की आप काउंसलिंग, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बताएंगे। योर टाइम इज अप। यस मैडम। गुलशन, आपने 6 साढ़े 6 मिनट तक आपने हिस्ट्री ली है, और वो हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट नहीं थी। जी ठीक मैडम, है। सही कह रहे हैं आप। आ, अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आप ये देखें कि शी इज ऑन salbutamol inhaler. ठीक है। Then जी the जी। important thing which is clue in your scenario is she is using this inhaler 4 to 5 times. ठीक है। यस एंड मैडम। फिर भी देखो उसका सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं। ठीक है। यस मैडम। कंट्रोल्ड नहीं हो रहा, एंड नाउ शी इज गोइंग टू मूव on the stronger medication, which is obviously step up medicines are the oral steroids. ठीक है। तो बेसिकली आप इस सिनेरियो का की जिस्ट समझी थी। Your patient was symptomatic, her asthma was worsening, and she was on step one. ठीक है ना? Salbutamol inhaler ले रही थी 4 to 5 times. यस And when you asked, she told you कि उसको रात को भी जो है वो उठती है, एंड उसको सिम्टम्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। बट द थिंग इज, इसमें आपने पहले तो आप सिवियरिटी उसकी असेस करो।
सिम्टम कंट्रोल, देखो क्या लिखा हुआ है टास्क में, फोकस्ड क्लिनिकल असेसमेंट ओवर एजमा कंट्रोल। कंट्रोल में क्या क्या पूछना था आपको, पहले आपने पहला सवाल कर लिया मुझसे कि आपको ये ज्यादा मसला कब से शुरू हुआ, आई आंसर्ड यू। देन यू आस्क्ड अबाउट, अच्छा आप काम कर लेती हैं एक्टिविटी, यस यू आस्क्ड। देन यू आस्क्ड अबाउट रात को उठना तो नहीं पड़ता, वेरी गुड। 3 सवाल आपको मिल गए कि ये सिम्टम्स इसके वर्स हो रहे हैं, ठीक है। द अदर थिंग, इनहेलर, इनहेलर को तो आपने टच ही नहीं किया। आप जब भी किसी पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाते हो, सपोज आप लगा रहे हो इंसुलिन का इंजेक्शन, कोई पेशेंट खुद लगाती है, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, और जो है सारी चीजें ठीक होती हैं, यूनिट्स भी अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम पहला सवाल पेशेंट से क्या करते हैं, आप कैसे लगाती हो, कहाँ स्टोर करती हो, ये क्वेश्चन होते हैं ना टेक्निक रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तो आइडेंटिफाई करो वो इनहेलर दिन में जो 4 to 5 टाइम्स ले रही है वो सही से ले रही है या नहीं, वो कैसे ले रही है, ठीक है। जी क्या मैडम। पता, जी क्या मैडम। पता वो इनहेलर ही ठीक ना ले रही हो, है ना। एंड मैम द इस थिंग पे इज लिखा था 4 से 5 दफे, इसलिए मैंने नहीं पूछा। टेक्निक, टेक्निक कैसे ले रही है, ठीक ले रही है इनहेलर, ठीक है, उसको सिखा, आप पूछें आपको इनहेलर लेने का तरीका डॉक्टर ने बताया था सही से, जी ठीक है, ये हुआ। जी। उसके बाद जो है आप उससे पूछें कि आपको, आप कितनी अब ये देखो इनहेलर आपको क्या लगता है, इनहेलर 4 to 5 टाइम्स अ डे इज नॉर्मल, नो मैडम, ज्यादा है ये तो। हाँ 3 टाइम्स तक लेता है एक पेशेंट, ठीक है ना, इतना ज्यादा ये इनहेलर ले रही है, तो मीन्स के ये वर्सनिंग पर अब ये स्टेप अप हो गया। अब जो उसके कंसर्न है, आपने कंट्रोल पूछा, अच्छा आपने ट्रिगर्स पूछे, बहुत गुड, बहुत देर से आपको याद आया, लेकिन आपने ट्रिगर्स पूछ लिए। इसको ये 4 5 क्वेश्चंस थे जो आपको शुरू में ही करने थे। नंबर 1, आप उसका इंफॉर्मेशन गैदरिंग में उसके सिम्टम कंट्रोल पूछें, बस 3 ही सवाल करें। आपको रात को भी जो है सांस फूलता है, आपको रात को इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है, दिन में आपको कितनी बार इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है, 4 से 5 टाइम सही। तो ले रही है, डिटेल लो कब, कितनी बार दिन में, कितनी बार रात में, ठीक है, सही है। और ये रोजाना आपको इसी तरीके से लेना पड़ता है, ठीक हो गया। बाकी आपने चेस्ट इन्फेक्शन, वो सारी चीजें, दिल का मसला, वो सब पूछ लिया। अच्छा उसके बाद आप ऐसा तो नहीं होता कि आपको बोलते हुए भी आपका सांस फूलता हो, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसमें। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना ये उस टॉप में लिखे हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल हमने असेस कर लिया, उसके बाद जो, मैडम जैसे अगर मैं पेशेंट से पूछ रही हूँ तो वो सही बता रही है सेंटेंस, तो मैं ये पूछना जरूरी है सवाल? जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, आप सही जवाब दे रही थी, तो इसमें पता नहीं चलता कि ये सही सेंटेंस बोल रही है? अब ये पूछना जरूरी है? आप उसकी हिस्ट्री तो लेंगी ना, पहले से हिस्ट्री तो नहीं ठीक। है, हर वक्त थोड़ी ना एसओबी में रहता है ये वाला पेशेंट। सही सही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये 3 4 सवाल हैं जो आपको यस यस करने हैं मैम। पेशेंट से कंट्रोल असेस करने के लिए। यस। उसके बाद अब इस पर आ जाओ ना, 24 वीक, अच्छा प्रेगनेंसी का आपने पूछ लिया। अच्छा हम जो है क्या कहते हैं, आप अब तक आपकी प्रेगनेंसी में कोई मसला हुआ हो किसी किस्म का, अच्छा आपको अस्पताल में दाखिल तो नहीं होना पड़ा सांस फूलने की वजह से, अगर वो बोलती है कि मेरा सांस फूलता रहता है, ठीक है, देन आप आ जाओ उसकी इस पर मेडिसिन पर। अब उसको सारा मेडिसिन का आपने बताना था, आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी जो है आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करूंगी, आपका जो है ऑक्सीजन, खून में कितना ऑक्सीजन है वो चेक करूंगी, और एक टेस्ट होता है जिसको हम जो है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट वाला टेस्ट, आपको तो पता होगा, आपका हुआ होगा, तो वो मैं चेक करूंगी, देखूंगी कि आपकी जो सांस की जो है सांस निकालने की कुवत है वो किस तरह है, सही काम, सही से आपकी नालियां काम कर रही हैं या नहीं, ठीक है। इस तरह की 2 3 लाइनें ये बोलो ताकि एग्जामिनर को रजिस्टर हो कि आपको पता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट के हिसाब से आपको इसको देखना है, इसका कंट्रोल असेस करना है कि अभी करंटली क्या है सिचुएशन, ठीक है। फिर आप मेडिसिन पर आ जाओ ना, सारा उसको स्टीरॉइड का बताओ ना कि हाँ जी ये मेडिसिन आप बिल्कुल सेफ है, ये मेडिसिन, जब पेशेंट ने आपको बोला मैं बहुत परेशान हूँ मेरे बच्चे पर, मैंने सुना है बच्चे पर भी ये चीजें इफेक्ट करती हैं, तो आपने बोला जी जी मैं बताती हूँ आपको, आपने मुझे एड्रेस नहीं किया, आपने मुझे एम्पैथी नहीं दी। आपकी हाँ परेशानी सही। बिल्कुल बेजा है, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत कर्ज से गुजर रही हैं, ठीक है, लेकिन आप परेशान नहीं हो। मैं आपको हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आसान अल्फाजों में मैं आपको बताऊं। देखें मेडिसिन जो है, अब आप क्योंकि आपका जो दमा है वो इस मेडिसिन पर कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए आपके डॉक्टर ने बिल्कुल सही बताया है कि आपको अब हम स्टीरॉयड जो है उस पर डालेंगे, और बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। ये स्टीरॉयड जो होते हैं ये माँ सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन इससे माँ और बच्चे को कुछ खतरात हैं, जिसमें
आपने बाकी जो सारे बता दिए, आपने मदर का डायबिटीज आप भूल ही गई। सिस्टमिक स्टीरॉइड जब हम मम्मा को देते हैं, आप डायबिटीज भूल ही गई। मैडम पास में मैंने पूछा कि डायबिटीज शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है। नहीं, नहीं, चंदा कंट्रोल के लिए जब आप शुगर उसको ब्लड टेस्ट की स्टीरॉइड थी, वो डालते अपने हैं, मैंने जी, पूछी उस आपसे, मेडिसिन से सही है। रिलेटेड बच्चे के बता दिए आपने, ठीक है, और मम्मा से रिलेटेड आपने यूटीआई बताया, लेकिन आपने वो डायबिटीज हम ओजीटीटी कराते हैं, एक तो हम ओजीटीटी नॉर्मली यस यस, रिपीट करवाएंगे, है हम ना, भी देंगे। 28 पे। यस यस, दूसरा हम इनकी शुगर मॉनिटर बिल्कुल करते हैं ना, जो स्टीरॉइड ले रही होती है सही। यस है यस ना। मैडम, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ये मैं बार बार यस चाह रही यस। थी कि आप, मतलब सुनना चाह रही थी, लेकिन बार बार पूछ भी रही थी पर आप नहीं बता रही थी, तो मुझे समझ आ गई कि आपके माइंड में ही ये क्लिक नहीं हो रहा। बस फिर उसके बाद बाकी की इसी यही चीज बस आपको पेशेंट को इसी को पर वो जो है ना उसको बताना था। बाकी ग्रोथ स्केन्स भी आपने 28 से बता दिया, आपकी शुगर भी 28 पे चेक होगी, ठीक है। और जो है फिर आपका, और आपने ट्रिगर्स अवॉइड करने ये आपने बता दिए। फिर हम आपको मुद्दत तक लेके जाएंगे 36 पे। फिर आप मेडिकल जॉगरन यूज करी थी, वो मैंने आपको वहीं काट दिया, जहां जहां आप यूज करी थी मैंने आपको वहां ही करेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है आपने कोई भी आपको मसला हो, रेड फ्लैग हमेशा किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर में पेशेंट को रेड फ्लैग जरूर बताते हैं। अगर आपको किसी भी वक्त आपको लगे कि आपका सांस फूल रहा है, आप बोलते हुए भी आपका सांस फूल रहा है, ठीक है, तो आपने फौरन से हमारे पास आना है, ठीक है। यस यस मैडम, सही सही है कह रही ना, ये दो तीन चीजें थी जो हैं। मुझे सो आप मच, पे आपने वो करेक्ट कर दिया ऐड। मैडम, असल में मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, आपने अचानक से देखो यार, टास्क ये करी तुम मैंने लोगों इसलिए। का जो है ना, ये वाली बात अब अच्छी नहीं है, पेपर बहुत करीब है, अब तुम लोग को सारा कुछ यस ही यस पढ़ना है, सब ही पढ़ना है। यस अब नहीं है कि एक दिन में यस, एक टॉपिक पढ़ना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है ना, सब पढ़ना बहुत है। शुक्रिया, आपने फिर मुझे अपॉर्चुनिटी देखो दी, एक बात वो मेरी मेरी गलती सुनो निकाली। गुलशन, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये टॉपिक, बचपन मीन्स मैं अपनी ट्रेनिंग को हमारी को बचपन बोल रही हूँ, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, एटलीस्ट अब तक ये समझ जाओ कि वो जो आपके 5 क्राइटेरियाज हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग, अप्लाइड क्रिटिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, कम्युनिकेशन विद योर कोलीग्स, ये डोमेन्स हैं। इस डोमेन्स में 4-5 चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड बस आपने डालनी है, एटलीस्ट अपने माइंड में वो हर वक्त रखो, भले से टॉपिक आपने पढ़ा हो, रिवाइज किया हो ना रिवाइज किया, नोट्स खोले हो ना खोले हो, उन डोमेन्स के हिसाब से उस टॉपिक की जो जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो हर वक्त हर टॉपिक के आपके माइंड में हो, ठीक है। सही क्योंकि सही एग्जाम वाले दिन पॉसिबल नहीं है कि एक दिन पहले तुम सारे टॉपिक रिवाइज करके जाओ। जब इस तरह से तुमने 5 डोमेन्स के हिसाब से हर टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स वाले पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे होंगे, प्रैक्टिस की हुई होगी ना, लिविंग द माइनर डिटेल्स, वो जब आप टॉपिक बोलने लग जाते हो ना, खुद ही डिटेल्स आती जाती हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो ये एटलीस्ट इस तरीके से तो करो, टॉपिक आप सारे नहीं रिवाइज कर पाओगे, सारे नहीं पेपर से पहले देख के जा पाओगे फ्रेश फ्रेश, ठीक है। गुलशन, आपको थैंक कोई फॉर दैट। क्वेरी इसमें? बस मैडम, अच्छा, अब मुझे ये मैडम बताओ, पूछूं अगर, अब मुझे ये मैडम ये बताओ। जो आप, जी 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 जी, बोलें, क्या बोल रही हैं? जी 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 मैडम, अच्छा, अब मुझे मैडम ये आप जो बताओ। कह रही है ना कि, हाँ। मैडम आप जो ये कह रही है ना, जो 5 डोमेन, थोड़ा सा डोमेन जो आप दिखा रहे हैं, क्लिनिकल नॉलेज या अच्छा, ये क्या, हम्म, ये थोड़े से ये समझाएंगी मतलब मैं इसमें, बताती हूँ, रुको। जैसे कि। देखो, आपको पता है कि आपकी पहला क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हर सिनेरियो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट हो रहा है, एम आई राइट, यस है ना। यस मैडम, तो अब इसमें आपको क्या क्या पूछना है यस। पेशेंट से, इससे हम्म, अस्थमा से रिलेटेड 2-3 चीजें क्या पूछेंगी, बताएं, एड्रेस कंसर्न, मतलब जिस मसले से आई हैं उसके लिए एलाबोरेट करना, है ना। ठीक है ना, जिस बायोडाटा। मसले से आई, पहले तो एपिलेप्सी आती है या अस्थमा आता है, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, अच्छा आपको कब से ये मसला है? एडल्टहुड में होगा तो वो बता देगी, चाइल्डहुड में होगा तो फौरन बता देगी। अच्छा, आप तब तब से अब तक आप कौन सी दवाइयां लेती आ रही हैं? कंट्रोल है? क्या हुआ पहले, ऑनसेट हो गया उसका, कब से है, इज इट कंट्रोल्ड, एंड इफ इट इज कंट्रोल्ड देन ऑन व्हाट मेड्स आर दीज कंट्रोल, ठीक है। इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू सिवियरिटी ऑफ दिस कंडीशन, वट एवर द कंडीशन इज, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद ठीक उस है। पर्टिकुलर उस- मेडिकल डिसऑर्डर की जो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अस्थमा की क्या है, वर्सनिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, या फिर कोई चेस्ट इन्फेक्शन उसको हुआ, ये सारी चीजें आप उससे पूछें,
उसको कोई भी Yes. चौथे नंबर पे आपकी कॉम्प्लिकेशंस आप रूल आउट कर लें, उसके से एक एक सवाल पूछ लें, ठीक है। देन आपका ट्रिगर क्या है, क्योंकि अब आपको काउंसलिंग में ट्रिगर बताने हैं। इसी तरीके से एपिलेप्सी में हम फिट्स के ट्रिगर भी, कि आपको कब कब फिट्स पड़ते हैं, ठीक है, और आपको भी कुछ ट्रिगर्स पता है। इसी तरीके से एजमा के भी ट्रिगर्स हैं हर पेशेंट के, आपने देयर एंड देन ट्रिगर्स पूछने। अच्छा, आप क्या समझते हैं किस किस चीज से जो है आपको एलर्जी और ये अजमा का अटैक आ जाता है, ठीक है, या आप, हाँ, अटैक से याद है, आप ये भी पूछेंगे कि आपको पास्ट में सीवियर अटैक कब आया है, ठीक है। कंट्रोल्ड होते हैं सही। जिनके, तो आप उनसे पूछेंगे कि आखिरी अटैक उनका कब आया। उससे आपको पता चलता है कि दिस प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क और द लो रिस्क, ठीक है। अच्छा, ये सारे उसके इन्फॉर्मेशन बाद गैदरिंग। आपने फिजिशियन का, जो भी उस पेशेंट को मेडिकल डिसऑर्डर है, फिजिशियन का विजिट करवा रही हैं, अपने टेस्ट सारे ठीक है, आपकी ऑक्सीजन की मिकदार ठीक आती है आखिरी बार जब आपने दिखाया। एक जो टेस्ट होता है वो पाइप में आपको सांस जो है वो फूल फूल फुलाती हैं आप, फिर उसमें दौड़ लगाती हैं, वो वाला टेस्ट आपका ठीक था, पूरा आया था। ऐसे करके बस आपने काउंसलिंग में पूछ लेना है, ठीक है। वो बोलेगी हाँ यस डॉक्टर वो मैडम। उस वक्त सही आया था, या डॉक्टर वो उस वक्त सही नहीं आया था, उन्होंने फिर मेरी दवा ऐड कर दी, ऐसे ही जवाब देगी। अच्छा, और आपने इसमें स्मोकिंग का नहीं पूछा, यस। स्मोकिंग का पूछती, ठीक है। उसके बाद फिर यस जो मैडम, है यू पेट्स में एक दो चीजें अगर आपको ट्रिगर फाइंड आउट करने हैं, तो फिर आप पेट्स एलर्जन, सीजनल और कोई वायरल इन्फेक्शन, ये आप पूछ सकती हैं। देन कंप्लाइंस, वही वाली बात जो लास्ट में मैंने की थी, आप अपनी दवा बाकायदगी से ले रही हैं। अगर वो स्पेसर ले रही है तो उससे पूछेंगे वो कैसे इस्तेमाल करती है, ठीक है। सही। ठीक हो सही। गया। अच्छा, ये आ गया आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग विच इज क्लिनिकल असेसमेंट। इससे ज्यादा एजमा में अभी आपको नहीं चाहिए, अनलेस इसके साथ पेशेंट अब ऑप्स की हिस्ट्री में आई है, एंटीनेटल पीरियड में आई है, अब आप उसकी इसके साथ ले लें ट्रिमेस्टर स्पेसिफिक अब तक की, अप टिल नाउ, यस। और यस। आराम से लें। बस आपकी हमल अब तक ठीक रहा, ठीक है, आप कोई दवा ले रही हैं, फोलिक एसिड और या फौलाद की गोलियां ले रही हैं आप, हाँ जी ले रही, कोई अब तक कोई मसला तो नहीं हुआ, बाकायदगी से डॉक्टर को दिखाया आपने। शुरू का जो 7 महीने का 7 हफ्तों का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन आती है, वो ठीक थी, और 20वें हफ्ते पे साख्त वाला अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो ठीक था। चलो जी, खत्म बात, सही। ठीक है। जब सही। ये पिन सही। पॉइंट सवाल आपके माइंड में क्लियर होंगे ना, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब आ जाओ इसमें इंफॉर्मेशन गिविंग में। अब आपने इंफॉर्मेशन गिविंग में क्या बताना है, पहली तो आपने जो उसका कंसर्न्स होंगे उसको एड्रेस करेंगी। इसका कंसर्न ये है कि ये अब स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन मीन स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट्स पूछ रही है, आप उसको एम्पैथी शो करते हुए वट एवर द टोन योर पेशेंट इज यूजिंग, अगर वो परेशान टोन यूज करिए तो उसको देयर एंड देन एड्रेस करें, एम्पथाइज करें, और जो है आप अब उसको एक बात का जवाब दे दें, ठीक है, रीअश्योर मानो में आप उसका जवाब दे दें। इधर मुझे लगा था कि आप थोड़ी सी परेशान हो गई हैं, कि आप थोड़ी सी मिस कर गई कि क्या है स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स, क्या पूरे आपको आते हैं नहीं आते, आप थोड़ी सी फंबल कर गई थी। लेकिन स्टीरॉइड के क्या होते हैं, यही होते हैं, बच्चे में ज्यादा से ज्यादा क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, और वो भी बाद में ट्रीट हो जाता है, और उसका भी पता है 0.2% रिस्क है बस, और जिसका 0.2% रिस्क है, मैं समझती हूँ अपने आप को फंसाओ नहीं बताने में, बस मदर की मॉनिटरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप इसमें स्टीरॉइड्स, अगर आप जो भी मेडिसिन अब आप उसको दे रही हो तो आप उसके साथ केयर बताओ, आपका बाकायदगी से ब्लड प्रेशर भी चेक होगा, आपका बाकायदगी से जो है वो शुगर भी आपकी मॉनिटर होगी, ठीक है, बच्चे का भी ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि जो मम्माएं ये स्टीरॉइड ले रही होती है हम उनकी ग्रोथ बाकायदगी से चेक करते हैं, वैसे भी हमने 28 वीक से ग्रोथ स्कैन्स कराने, ठीक है। अब आ जाओ कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, वैसे मैंने आपका सारा वो बता दिया, आपको पहले से ही बता दिया, लेकिन उसके जो फेयर्स हैं वो एक्नॉलेज कर लो, और आप उसको डिजीज के बारे में जो बता रहे हो, मेडिसिन के बारे में, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में बता दो। जागरण, प्लीज जागरण, जारगोन, जागरण, जो भी इसको कहते हैं, ये अवॉइड करो, ठीक है। फिर आ जाओ अब पेशेंट सेफ्टी, आपकी एपिलेप्सी, आपका अस्थमा, और वो जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर था, और बाकी कोई, ये वाले ज्यादा, इसमें पेशेंट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेशेंट सेफ्टी में क्या क्या आएगा, एक्यूट मैनेजमेंट, उसको रेड फ्लैग साइंस बताएं, आपने फौरन आना है हमारे पास। फिर पेशेंट सेफ्टी में ये एनसेड से रिलेटेड वाली चीजें भी पेशेंट सेफ्टी में आ गई। फिर लेबर में, जब आप लेबर की बात करेंगी, उसमें इनको ना एनसेड्स देने हैं ना इनको अर्गोमेट्रिन देनी है, ये स्ट्रक्चर्ड में आप जरूर बताएंगी, ठीक है। और यस एमडीटी मैडम। इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, ये पेशेंट को भी आपने बताना है कि आपके डॉक्टर को हम साथ लेंगे। फिर अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज में मोस्टली चीजें कवर हो गई हैं, बट
आपकी वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है एजमा के पेशेंट में। आप उससे पूछे अच्छा आपकी कोविड की, फ्लू की ये वाली वैक्सीन हुई नहीं है पहले से, या आपने अब तक हमल में करवाई है ये, तो वो बोलेगी हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा आपकी हम ये वाली वैक्सीन भी आपको जो है वो करवाएंगे। ठीक है। मैम इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी तो देते हैं ना? हाँ जी, अगर पहले नहीं ली होती तो ये वो एनुअली देते हैं ना, आप उसे पूछ लेंगी उसने कब ली है। अगर वो ड्यू है तो फिर आप उसको प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कभी भी दे सकते हैं। ठीक है। और वो जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस होता है उसकी देते हैं हम 16 हफ्तों के बाद से, फिर किसी भी टाइम हम दे सकते हैं। और 36 वीक्स तक देनी होती है वो वाली मेडिसिन। ठीक है। बाकी आपने उसको जो है एलर्जेंस के बारे में भी साथ 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 बता दिया। अच्छा, अब पोस्टमार्टम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पोस्टमार्टम में अस्थमा के एग्जार्सेबेशन हो सकती है, आप विजिलेंट मॉनिटर करेंगी, वही आपने ट्रिगर जो है वो सारे अवॉइड करने हैं। आपकी मेडिसिन रिव्यू होंगी, आपने बाकायदगी से मेडिसिन भी लेते रहनी है, और अस्थमा वालों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवानी है 6 महीने तक। ठीक हो गया ना? ये सारी चीजें समझ आ गई? जजाकल्ला मैडम, जजाकल्ला। ओके। अब किसी और की कोई यहाँ पे क्वेरी है? डॉक्टर पलवशा, जो हम आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं इसको पेशेंट को कैसे बोलेंगे कि मैं आपको डिलीवरी के दौरान आपको इंजेक्शन भी लगाऊंगी हाइड्रोकॉर्टिसोन का, इसको इसको इसकी उर्दू कैसे बनाएंगे? आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ जो ओरल सिस्टमिक स्टीरॉइड्स लेती है ना उसमें, सब में नहीं, इनहेलर वाली को नहीं। जो सिस्टमिक अच्छा। स्टीरॉइड्स लेती है ना उनको आपने लेबर में आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन लगानी है। आप ये पेशेंट को बता सकती हैं कि जब आप लेबर में आएंगी या डिलीवरी होगी आपकी, तो क्योंकि आप जैसे आप ये आप 24 वीक से ले रही है ना, तो ये तो मोर देन 5 वीक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो उसको आप बोलेंगे कि ऐसे मरीजों को आप अभी जो ओरल दवा ले रही है ना, गोलियां ले रही हैं, हम आपको लेबर में यही दवा जो है इंजेक्शन की फॉर्म में लगाएंगे, जो कि जरूरी होता है। ठीक है, ठीक। ठीक है। एंड अगर जी। आप मरीज को देखो, ये बहुत एंड तक आपकी कोई 9.5 मिनट्स तक आप यहाँ तक पहुंचोगी। यहाँ पर अगर आप मरीज को, मेरा मशवरा ये है कि ये जो स्ट्रेस डोज वाली बात है ना, ये आप रोल प्लेयर में ना करो, क्योंकि रोल प्लेयर में बस आप कॉन्ट्रासेप्शन तक खत्म करो, ब्रेस्ट फीडिंग तक खत्म करो, नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक खत्म करो। इफ इन बिटवीन, इफ इट्स इन योर की, तो या तो वो रोल प्लेयर के पास सवाल होगा या वो एग्जामिनर के पास होगा, दे विल आस्क। ठीक है। ये ठीक है। सेमी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। इफ इट्स इन की, दे विल आस्क, दे विल प्रॉम्प्ट यू, डोंट वरी अबाउट इट। एनीथिंग एल्स इन एज्मा? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि पेशेंट मुझसे पूछ रही है कि क्या मेरे मतलब बच्चे को भी ये होगा कि मतलब अस्थमा की, फॉर एग्जांपल वो पूछती है कि हम उसे कहेंगे कि ये इनहेरिटेड नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। बाकी ये टेबल जो है फॉर स्ट्रक्चर डिस्कशन, यू शुड नो दिस टेबल। आपकी पेशेंट इस पर आई है, स्टेज पर है। आपने सबसे पहले ना फाइंड आउट करना होता है, अगर नॉन केस इस तरीके से आ जाए ऑलरेडी ऑन मेडिसिन हो, तो आपने फाइंड आउट करना है पहले वो किस स्टेज पर है, किस स्टेप पर है। आपकी पेशेंट है इनहेल शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट पर। ठीक है। इनमें से वो सैल्ब्यूटामोल ले रही है, माइल्ड इंटरमीडिएट एज्मा है, लेकिन अब उसका जो है ना 4 to 5 टाइम्स वो ले रही है और उसको वर्सनिंग हो रही है। तो अब हम उसको स्टीरॉयड डोज पर रख देंगे। ये डोज है 200, ये डोजेज आपको याद करने हैं। ठीक है। 200 to 800 माइक्रोग्राम पर डे। आप स्टार्ट आप 400 से करेंगी, 400 to 800 आप दे सकती हैं। स्टार्ट है डोज ऑफ इनहेल्ड स्टीरॉयड अप्रोप्रिएट टू सिवियरिटी ऑफ डिजीज। अब हमारी पेशेंट जो है, दिस पर्टिकुलर पेशेंट, ये बैठे बैठे इसको एजमा वो एसओबी नहीं हो रहा, तो हम इसको 2 to 400 या इनिशियली 200 से स्टार्ट कर दो, उसका रिस्पॉन्स देखो, नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 2 to 100 करके ऐड कर देते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी। आपको ये जो स्टेप्स आप स्टेप अप कर रहे हो ना, ये आपने नाम लेना है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करी, रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी पर का आपने नाम लेना है। हो सकता है आपको सिनेरियो यहाँ से दिया जाए कि आपकी पेशेंट जो है वो प्रिवेंटिव थेरेपी पर भी है। ठीक हो गया? अब अगर इससे भी उसका ठीक नहीं होता तो फिर आप ऐड ऑन करते रहते हो, फिर आप लाबा ऐड करते हो।
कंट्रोल हर बार जब जब आपने पेशेंट आपके पास आएगी, हर एंटीनेटल विजिट पर आपने ये स्ट्रक्चर में बोलना है, ऑन ईच एंटीनेटल विजिट आई विल असेस हर कंट्रोल, आई विल असेस हर compliance to the medications, ठीक है, एंड आई विल काउंसल हर ऑन द रेड फ्लैग साइंस, प्लस उस पर्टिकुलर वीक में जो जो चीजें एड ऑन हो रही हैं, जैसे 28 वीक्स पे इसकी ओजीटीटी भी होगी और हम सीरियल ग्रोथ स्केन्स भी करवाएंगे, ठीक है। बाकी ये गुड रिस्पॉन्स अगर लाबा पर है तो आप लाबा ही कंटिन्यू करते हो, अगर फिर भी इनएडिक्वेट होता है तो फिर हम इनहेल्ड स्टीरॉइड्स का डोज बढ़ा देते हैं, अगर पहले हमने 800 तक नहीं दिया हुआ। अगर वो लाबा पे रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो फिर जो है हम लाबा स्टॉप कर देते हैं स्टेप 3 पर, और हम इनहेल्ड स्टीरॉइड का डोज बढ़ा देते हैं। अदरवाइज फिर थर्ड लाइन हमारे पास थियोफाइलिन है। अगर आपके पेशेंट थियोफाइलिन तक पहुंचती है तो आपको पता होना चाहिए कि थियोफाइलिन के लेवल्स हम लोग फिर मॉनिटर करते हैं ब्लड में, जो पेशेंट थियोफाइलिन दे रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दिस, जो परसिस्टेंट पुअर कंट्रोल स्टेप 4 वाला, ये आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा सिनेरियो में। आपसे ये पूरा अगर उन्होंने एल्गोरिदम पूरा ये स्टेप अप पूछना है तो फिर वो आपसे बोलती रहेंगी अभी भी नहीं ठीक हुआ उसका, अभी भी नहीं ठीक हुआ, तो फिर क्या करोगी मैडम? देन आई विल, दिस इज द persistent poor control and I will increase the steroid dose up to 2000 in liaison with her pulmonologist, ठीक है, या physician, सही है। कोई क्वेश्चन? जी मैडम सही है। हाँ नहीं। नेक्स्ट डॉक्टर टॉपिक। पलवशा मैडम, डॉक्टर पलवशा, जो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं वो 20 mg की टैबलेट आती है, तो उसको कहते हैं मैक्सिमम बस आप अस्थमा में 40 mg पर डे दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पहले जो है वो इनहेल्ड स्टेरॉइड की 2000 मैक्सिमम डोज पे जाना है, फिर ओरल स्टेरॉइड पे आना है। 2000 तक तो बहुत, जिसका बहुत ज्यादा वर्स होगा ना वो वहां तक 2000 की नौबत आती है, अदरवाइज ये पेशेंट्स कंट्रोल हो जाते हैं 800 माइक्रोग्राम पर भी। मतलब ओरल देने की नौबत नहीं आती है? नहीं, इनहेलर वाला ही उसको ज्यादा वो देगा ना, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ही उसको ज्यादा फायदा देंगे। आगे सब। अब इसके अगर पेशेंट जो है वो एस्मा पर हो और सिर्फ आपके पास प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आई है, तो फिर उसको फिर वो जो परसेंटेजेस वगैरह होती है ना, कितना परसेंट डिटीरियोरेट होता है, कितना परसेंट रिजॉल्व हो जाता है, कितना परसेंट स्टेबल रहता है, फिर वो चीजें ऐड ऑन कर दीजिएगा आप लोग। ये क्योंकि ऑलरेडी एक मेडिसिन पर है और इसको स्टेप अप की तरफ जाना है, बट इफ शी आस्क तो आप बता सकती हैं उसको, रोल प्लेयर आपका सवाल करते हैं तो आप बता सकते मैडम, इसमें जो फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट परसेंटेज में तो नहीं दी हुई हैं, ऐसे दी हुई हैं कि जो 1/3 होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, 1/3 डिटेरेट करते हैं, और 1/3 जो होते हैं वो एग्रेवेट करते हैं। हैं। 1/3 कितना बना? दैट अप्रोक्सीमेटली 30%। हाँ, 30 to 33% बना, तो आप बता सकती हैं 30%, हम्म। ठीक है। बाकी बस इसकी मैनेजमेंट पे देखो, यही है बस आपकी एम ऑफ ट्रीटमेंट यही होनी चाहिए कि पेशेंट को डे टाइम सिम्टम ना हो, वो नो लॉस ऑफ स्लीप हो, उसकी एक्सरसेट ना हो, कंप्लाइंस सही होनी चाहिए, और थ्रू आउट जो आपकी एम होनी चाहिए ना, उसकी पीक एक्सपायरेटिव फ्लो रेट की, वो पेशेंट की 80 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन में आप लोगों ने पता नहीं ये चीज ऐड की है अपने नोट्स में, या आप लोगों ने ये चीज अपने माइंड में रखी है या नहीं। एग्जामिनेशन में आपको उसके वाइटल्स, जिसमें सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन विच शुड बी
मोर देन 95%, एंड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो उसका 80 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको मैडम एग्जामिनेशन मिल मैडम पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कितना होना चाहिए? 80 से ज्यादा होना चाहिए। 80 से ज्यादा होना हाँ, चाहिए। वैसे तो देखो मैडम एस्थेटिक जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनका एक बेस लाइन होता है, ठीक है, स्टेबल, इनका एक बेस लाइन होता है। अब वो जो बेस लाइन जब वो एग्जासरबेट करेगी ना, सपोज मुझे एजमा है, मेरा एक बेस लाइन जो पीक एक्सपायरी फ्लो रेट है वो लेट्स सपोज 180 है, ऐसे ही 180 ml में मैं बता रही हूँ, ठीक है, 180 है। अब वो वो जो है अगर मैं एग्जासरबेशन के साथ आऊंगी तो वो मेरा 80, अब मैं क्योंकि अब एक्यूट अटैक के साथ आई हूँ, अब जब मेरा आप टेस्ट करोगी तो वो 80 होगा। ठीक है, तो ये मेरा वर्सनिंग है, सबका बेसलाइन डिफरेंट होता है, ये आपको पता होगा ना। जो आप वो करते हो, एक्सहेल करते हो उस पाइप में, वो जो एक डिवाइस होता है इसका, सबका डिफरेंट होता है। तो वो बेसलाइन से जिसका बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा ना, दैट विल बी द शो के ये वर्सन हो रहा है। ठीक है, कोई बोल रहा मैडम था एक कुछ सवाल है, जी जी, लेबर के दौरान मैडम आईवी फॉर्म में स्टीरॉयड चलता है लेबर के दौरान, ये तो इसका ये भी मैंने बता आपको दो। बताया। जो पेशेंट्स ओरल स्टीरॉइड्स ले रही होती है ना, अगर आपकी पेशेंट ओरल स्टीरॉइड पे होगी तो उसको मींस के सिस्टमिक स्टीरॉइड्स ना, अगर कोई सिस्टमिक स्टीरॉइड लेती है तो फिर जब लेबर में वो विड्रॉन होता है ना, अगर आप नहीं दोगे तो वो पेशेंट जो है वो कोर्टिसोल क्राइसिस में चली जाती है। इस वजह से उनको आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं हम, सबको नहीं देते। सही, इफ शी सबको नहीं इज देते पर। ओनली ऑन इनहेलर, ठीक ठीक, इनहेल स्टीरॉइड नो। ओके। ठीक है ना, सिस्टमिक मींस वो ब्लड में है फिर सारा उसका स्टीरॉइड, कोर्टिसोल की क्राइसिस हो जाती है। ठीक है, और कोई चीज एजमा में? डॉक्टर बलवैशा, विल यू शेयर योर अजमा पॉइंट्स इन ग्रुप? मेरे अजमा के पॉइंट्स मतलब जो अभी बताए या वैसे ही जो मैंने बनाए हुए हैं? मैंने ना इस पर यार नोट्स ना पहले अटेम्प्ट में बनाए थे, और वो मेरे अब के स्टाइल के नहीं है। वो डॉक्टर हीरा जिस तरीके से हिस्ट्री करवाती थी ना, वो वैसे मैंने करवाए हुए बनाए हुए थे। तो मैं भेज देती हूँ आपको मैनेजमेंट के वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भेज दूंगी। हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, मुझे नहीं पसंद आई। अब बड़े हो गए ना अब, तब तो बच्चे थे, तब तो नया नया सब कुछ पता चल रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हिस्ट्री वो इतनी अच्छी नहीं है, हिस्ट्री में अलग से भेज दूंगी आपको लिखकर खुद, नहीं बना के। मैनेजमेंट बहुत अच्छी लिखी हुई क्योंकि वो मैंने सारी टॉक से बनाई। ठीक है, चलें जी। अब किसी ने कोई फाइल यहाँ पे शेयर किया है, क्या शेयर किया है? अच्छा, मैडम दिल नेक्स्ट कर शेयर लें। किया है। अच्छा, थैंक यू गुलशन। चलो एपिलेप्सी पे आते हैं। अब फातिमा ने आज प्रेजेंट जी करना था। जी जी मैडम। तुम लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है या गायब हो गई है? नो मैडम, नहीं हो रही? नहीं मेरा वो लिंक खत्म हो गया था, दोबारा आ, से जब आ, किया तो उसके। चलें जी, बिस्मिल्लाह। एजमा का पुराना जो है ना, कोई इतने ज्यादा अच्छे सिनेरियोज नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये ऐसा सिनेरियो बनाया कि तुम लोगों को ऐसे भी बोलना आना चाहिए कि ऑलरेडी अगर वो दवाइयों पर है तो फिर कैसे लेके चलना है सिनेरियो। ठीक है, क्योंकि पास्ट का कोई सिनेरियो है नहीं इस पे इतना। वैसे 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 मैम ऐसे ही आते हैं, पहले से लेती हैं फिर इस तरह से नारो आते हैं, आपने सही अच्छा, ही रखा था। सही, मुझे मिला नहीं है ना पुराना, इसलिए मैं पास्ट रिकॉल्स में बहुत बुरी हूँ। मुझे बस अपना ही पेपर याद है। अ, इसको इरेज कैसे करते हैं यार, क्या हो गया मैडम नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो है ना, सर से है? एक मिनट, ये ये आप ये लगा के। नहीं मैडम ये रहा, मिल गया मिल गया। हाँ जी। कैसी तो बन गई। चलो पढ़ो फातिमा, फिर मैं टाइमर लगाती हूँ, तब तक मैं इसको भी डाउन मैडम पढ़ लिया, मैडम पढ़ लिया। लिया। स्टार्ट। आई एम रेडी फॉर
जी, ओके। रोल प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। मैं पिछले 4 साल से शोबे गायनी से व्यस्त हूँ। आज मैं आपकी डॉक्टर हूँ। मुझे एक तहरीरी नामा वसूल हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपकी उम्र 30 साल है और आप को मिर्गी का मसला है और जो आपका अद्वियात पे कंट्रोल है। क्या ऐसा ही है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पलवश है। पलूषा, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? डॉक्टर साहब मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है। पलूषा, आप अपने मसले की वजाहत करेंगी? डॉक्टर साहब मुझे ये मिर्गी का मसला कोई बहुत सालों से है, मतलब टीनेज हम्म, से है ना। तो ठीक है। दवाइयाँ पहले और दवाइयाँ चल रही थी, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन आखिरी में जिससे मेरा ये कंट्रोल हुई ना मिर्गी, इस दवाई से हुई, टैकराल से। ठीक है। अच्छा, पलूषा, असल में ये क्या हम पहली दफ़ा मिले हैं, मैं कुछ आपसे सवालात करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका मुआयना करूँगी और कुछ टेस्ट कराऊँगी और उसके बाद मैं आपको आपके मसले के बारे में बताऊँगी। ठीक है डॉक्टर अच्छा, साहब। ये बताएँ पलूषा, जैसे आपने बताया कि आपको ये बचपन से ही मिर्गी का मसला है। आखिरी दफ़ा आपको दौरा कब पड़ा था इसकी वजह से? डॉक्टर साहब मुझे अभी तो कोई 3-4 साल से कोई दौरा नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस दवाई से कंट्रोल है। ठीक है। और आपको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ी हो? इससे पहले मैं हुई थी आखिरी बार, मुझे जब 3 साल पहले झटके पड़े थे ना, तो हुँ। फिर मैं हुई थी दाखिल, उसके बाद नहीं हुई। ठीक है। आखिरी दफ़ा आप अपने डॉक्टर को कब चेक करवाया और बाकायदगी से आप चेक करवा रही हैं? डॉक्टर साहब मैंने पिछले महीने ही चेक करवाया, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि मुझे अब प्रेगनेंसी करनी है, तो जी। उन्होंने कहा कि अपनी गायनी के डॉक्टर के पास जाके आप उनसे मशवरा करें। ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि ये इस अद्वियात पे आपकी कंट्रोल है? कंट्रोल तो डॉक्टर साहब है ना, लेकिन ये दवा उन्होंने कहा था कि हुँ। इससे बच्चे में बहुत सारे नुकसानात आते हैं, तो इस वजह से उनसे जी। जाके मशवरा करें। ठीक है, उन्होंने आपकी ये तब्दील नहीं की है अभी? अभी तक तब्दील नहीं की है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएँ कि पहले आपके कितने बच्चे हैं? पहले बच्चों में कोई मसला हुआ? डॉक्टर साहब मैं तो प्लान कर रही हूँ, पहली प्रेगनेंसी प्लान कर रही अच्छा। हूँ मैं तो। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, आपको माहवारी महीने के महीने आती है? हाँ माहवारी में जी। कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। आप बच्चेदानी के मुँह से शीशे वाले टेस्ट करवाती रहती हैं? हाँ। ठीक है। करवाया था। इसके अलावा आपको ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला, दमे का मसला या कोई और मसला जो आप बताना चाहती हो? कोई ऑपरेशन नहीं। हुआ हो आपका? नहीं डॉक्टर ठीक है, साहब। आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता है? हाँ जी, बी पॉजिटिव। ठीक है। आप वक़्फ़े के लिए अभी तक क्या इस्तेमाल कर रही हैं? डॉक्टर साहब मैं बैरियल यूज कर रही ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपके हस्बैंड आपके साथ ठीक हैं? कोई मसला तो नहीं है? हूँ। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, पलूषा, मैं अब आपको मुआयना करूँगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा पलूषा, जैसे कि आपको पता है कि आपको मिर्गी है और आपने बताया कि आपको 4 सालों से इसका कंट्रोल है। अच्छा, अब इसके जो प्रेगनेंसी का ताल्लुक है, पलूषा, ब देखा गया है कि बहुत सारी जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो ठीक जाती हैं। ठीक। मतलब उसमें हमल में कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसका इन्हिसार किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मिर्गी की टाइप कौन-सी, क्या कौन-सी टाइप है और आपका कंट्रोल कैसा है? जैसा कि आपने बताया कि आपको 4 साल से कोई झटका नहीं लगा, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रेगनेंसी ठीक जाएगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब। और इसके इन्हिसार इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अद्वियात का इस्तेमाल कौन से अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं और एक अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं या ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके एक गोली पे आपका कंट्रोल है, तो जी उम्मीद है कि आपकी प्रेगनेंसी बेहतर जाएगी। लेकिन मैं आपको साथ-साथ बताती चलूँ कि जिन माँओं को मिर्गी होती है, उसके बाद ये होता है कि अगर उनको कोई स्ट्रेस हो या उनको पानी की कमी हो या कोई टेंशन लें, नींद पूरी ना हो, तो उसकी वजह से ये मिर्गी बढ़ भी सकती है। ठीक है? कोशिश करेंगे। अच्छा, और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। और बच्चे में भी देखा गया है कि बाज़-औक़ात बच्चे में, जैसे कि आपने बताया कि आप ये जो अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं, इसमें देखा गया है कि इस गोली से बच्चे में बाज़-औक़ात तो खुदा न ख़ास्ता मसले आ सकते हैं। जैसे कि बच्चे के दिल का मसला आ सकता है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी का मसला आ सकता है और होंठ के ਵਿੱਚ चीरा आ सकता है और मुँह के अंदर भी चीरा आ सकता है। लेकिन आप परेशान ना हों, मैं आपको आपके डॉक्टर के पास भेजूँगी और हमने इसको अचानक से इसकी तब्दील नहीं करनी होती है अद्वियात, ठीक है? और ना कि आपने छोड़नी होती है। हम डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी मेडिसिन आपको देंगे जो आपके बच्चे के लिए बेहतर हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है?
डॉक्टर साहब क्या समझती हैं आप, फिर कौन सी दवाई बेहतर हो सकती है इस दवाई के अलावा? और अगर उस पे मेरे मेरे झटके कंट्रोल ना हुए, मुझे फिर से झटके पड़ने लगे, तो फिर डॉक्टर, मैं बहुत डरी हुई हूँ डॉक्टर। ठीक है, फिर हम जी जी परेशा, मुझे आपकी बात समझ आ रही। फिर हम देखेंगे कि जैसे कि हम वो दे सकते हैं, कार्बेमazepine दे सकते हैं, लिमोट्रिजिन, ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंट्रोल इसी मेडिसिन पे हुआ तो फिर हम यही मेडिसिन आपकी जारी रखेंगे, लेकिन हम आपको आगे बताते रहेंगे, हम बच्चे को बाकायदगी से चेक करते रहेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब चेंज कराएंगी आप, अभी कराएंगी या मैं हमल में बताती हूँ। करवाएंगी? जी, जी, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपने तर्ज़े ज़िंदगी को तब्दील करना है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, और मैं आपको आपके डॉक्टर के पास भेजती हूँ ताकि वो आपकी मेडिसिन को तब्दील करें, ठीक है? और हो सकता है वो कुछ आपके टेस्ट भी करवाएँ, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? तब तक, ठीक जब है। तक कि वो आपको ये ना बताएँ कि अब आप प्रेग्नेंसी कर सकती हैं, कि वो आपकी मेडिसिन तब्दील करें, उस पे आपका देखें कि आपका कंट्रोल है, तब तक आपने अपने वक़्फ़े का तरीका जारी रखना, जो कि आपने बताया कि आप बैरियर तरीका इख्तियार कर रही हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर साहब। ठीक है, जब आपको वो कह दें डॉक्टर कि आप अब प्रेगनेंसी कर सकती हैं, तब आपने 5 मिलीग्राम की एक फोलिक एसिड होती है, वो 3 महीने पहले आपने शुरू करनी है, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी से शुरू कर सकती हूँ मैं? नहीं, पहले आपकी अद्वियात तब्दील होंगी, अगर जब आपके डॉक्टर आपको कह देंगे कि आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं, अब आपका कंट्रोल है, तब आपने शुरू उससे 3 महीने पहले, यानी कि आपने शुरू कर देनी है। अच्छा, तो मतलब मैं फिर फॉलिक एसिड के लिए 3 महीने और इंतजार करूंगी डॉक्टर साहब? नहीं, फिर आप नहीं, आप अभी शुरू कर दें फोलिक एसिड। ठीक है डॉक्टर ठीक है, साहब। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी पलूषा, हम आपका ख्याल रखेंगे, जैसे आपको बाकायदगी से आपने हमारे पास आना होगा। बच्चे जब आप प्रेगनेंसी हो जाएगी तब भी हम आपका ख्याल रखेंगे, बच्चे को बाकायदगी से हम चेक करते रहेंगे। जैसे कि आपकी मेडिसिन ले रही हैं तो हम आपके 20 हफ्तों पे अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, खुदा खासा बच्चे में कोई मसला तो नहीं है। साथ ही हम आपको प्रेगनेंसी में बताएंगे कि आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आपने ऐसे अवामिल को से परहेज करना है जो आपको स्ट्रेस का कॉज बने, जो आप अपनी नींद मुकम्मल करनी है, आपने खुश खुश रहना है, क्योंकि देखा गया है कि जो आप ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी डिप्रेशन, यानी कि से परेशानी, माँ को परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से ये मिर्गी बढ़ सकती है। ठीक है परेशान, मेरी आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त है, सही ठीक है, है। बाकायदे हम आपको उसके बाद 26 हफ्तों पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसी गोली अगर खा रहे हैं जिससे बच्चे के दिल का मसला हो, तो फिर हम 26 हफ्ते पे आपका एक अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का दिल का अल्ट्रासाउंड करेंगे। फिर 28 हफ्ते से हम बाकायदगी से बच्चे आपको बुला के बच्चे का अल्ट्रासाउंड करते रखेंगे, बच्चे की ग्रोथ को हम चेक करते रहेंगे, और आपका भी हम हर विजिट पे हम आपको भी चेक करेंगे, आपको में कोई देखेंगे कि डॉक्टर साहब, आपको मेरे कोई बच्चे में एलिमेंट तो तो नहीं नहीं। मिर्गी जाएगी? नहीं, इसमें ये है कि अगर जैसे कि आपको है, इसके 5% चांस होता है कि जा सकती है, और अगर अच्छा। आपके हस्बैंड को तो नहीं है, आपके हस्बैंड को है? नहीं। हेलो? नहीं। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड को नहीं है तो फिर सिर्फ 5% चांस है कि बच्चे में हो सकती है, ठीक है बहुत कम ठीक है। चांस है। ठीक है, डॉक्टर उसके साहब, बाद जब मुझे आपको मुझे मुझे अ, पता चला था कि जिन जो मिर्गी वाली बंदियां होती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको भले से पहले झटके ना पड़े, लेकिन हमल में फिर झटके पड़ने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये मालूमात ऐसी ही है, सही बात है ये? देखिए, ये देखा गया है कि थोड़े बहुत झटके हो सकते हैं छठे महीने में, लेकिन हम आपकी दवाई अद्वियात को कंट्रोल रखेंगी। आपको ऐसे अवामिल्स पे, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी नींद मुकम्मल करनी है, और आपने पानी का सही इस्तेमाल करना है, और अपनी अद्वियात को भी बाकायदगी से आप इस्तेमाल करती रहेंगी, तो फिर देखा गया है कि उनको झटके नहीं लगते, और बहुत सी प्रेगनेंसी ठीक गुजर जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। और जैसे ठीक है, आपको मेरी बात समझ जी आ रही है? जी मैं आगे डॉक्टर बताऊँ? साहब। जी जी जी। ठीक है, फिर जब आप डिलीवरी के टाइम आएँगे तब भी हम आपका और आपके बच्चे का ख़्याल रखेंगे, और बच्चे की धड़कन को बार-बार चेक करेंगे, लेकिन हम आपको पेन किलर भी देंगे, लेकिन कुछ ख़ास किस्म की इंजेक्शन ऐसे होंगे जो हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद कौन से डिलीवरी के इंजेक्शन बाद लगाएंगी हम डॉक्टर साहब आप मुझे? जी मैडम, मैडम वो एक इंजेक्शन है मुझे, पैथिडीन को अवॉइड करेंगे, और दूसरा वो जो होता है, दूसरे वो दे सकते हैं डॉक्टर साहब, मुझे एक बात मैडम। बताएं। मैंने सुना है औरतों को डिलीवरी के दौरान भी झटके पड़ जाते हैं,
तो उस वक्त फिर ये जी हो सकता है मेरे केस में? ऐसा हो, जैसा कि आप सही कह रही हैं, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको झटके लगे। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो हम आपको मेडिसिन देंगे, आपको इंजेक्शन लगाए जाएंगे। ठीक ठीक है? है, योर टाइम्स अप। ठीक है। एनीथिंग यू वांट उसके टू बाद ऐड? बाद में टाइम हो आपको गया तुम्हारा फातिमा, अब आगे जी कंप्लीट कर दो मैडम, मुझे। कंप्लीट कर दूं मैडम? हाँ जी, हाँ बाद में भी जी, आपको बच्चे का ख्याल रखना। हाँ, हाँ जी, आपको बाद में भी बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहा जाएगा। बच्चे को विटामिन के के इंजेक्शन लगाए जाएँगे और उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपने बच्चे का ख्याल कैसे करना है और आपने अपने साथ किसी को शामिल करना है बच्चे के ख्याल करने के लिए। आपने अपने बच्चे को अकेले अपने साथ ख्याल के लिए नहीं रखना और आपने हमेशा उसको बैठ के उठाने, खड़े होके नहीं उठाना ताकि खुदा ना खास्ता झटका ना लगे। आपने वॉशरूम जब जाना है तो शॉवर लेते हुए भी ख्याल करना है और बच्चे को खुद से शॉवर नहीं दिलवाना ताकि और आपने इसके बाद भी अब उसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है ताकि जो हमने अद्वियात को तब्दील की थी ताकि वो दोबारा से आपके अद्वियात को जो आप पहले ले रही थी उन पे आपको आपकी उतनी अद्वियात का वो करें, रीएडजस्ट करें। ठीक ठीक है, है आपको मेरी डॉक्टर बात समझ साहब। आ रही है? आप कुछ और पूछना चाहती हैं पूछना? नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम आपको वक्फे का तरीका भी बताएँगे। आपको ऐसा तरीका इख्तियार करना है कि जो लंबे अरसे के लिए हो और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने दोबारा से प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए भी आना है और आपको दोबारा से हम वो देंगे फोलिक एसिड और सारा कुछ हम आपको बताएँगे। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, मैडम। ओके डॉक्टर फातिमा, अ, जी, मैडम। पहली मिस्टेक, पहली जी, मिस्टेक जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी ऑलरेडी है, यू आस्क्ड दिस। ये मैडम वाली हाँ जो जी, ये छोटा तुम देखना। लोगों की आदत है ना, ये तो मुझे खत्म करनी है। ठीक है, जी, मैं जानबूझ के जी तुम लोगों मैडम। की ये जो है ना पकड़ती हूँ और बार बार जी मैडम, जो है वो बावर कराती हूँ ताकि ये लाइन एग्जाम मैंने में पढ़ी ही इंशाल्लाह नहीं ना है। कर। जी मैडम। पता नहीं है, इससे ये जाहिर होता है, मैं इस चीज में रह चुकी हूँ, मुझे पता है इसका, इससे ये जाहिर होता है, पता नहीं हम लोग को क्या हो जाता है। हम सिनेरियो पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा इतना ज्यादा जो है ना वो एड्रेनलिन रश हो जाता है कि हम सिनेरियो ध्यान से नहीं पढ़ते। जी मैडम। ठीक है, तो ध्यान से जी पढ़ना है। मैडम। 2 मिनट सिनेरियो पढ़ने के होते हैं, उसको समझने के होते हैं, वो 2 मिनट तक आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा और वो 2 मिनट की अगर प्रैक्टिस करी हुई होगी तो एग्जाम में आपको पता होगा कि हाँ मैंने इतना टाइम लगा लिया है पढ़ने में, अब मैंने बोलना है। हुँ, ठीक है, हुँ। पहला। दूसरी बात, जी ना मैडम। तुमने मेरी एलएमपी पूछी, जी, ना तुमने मुझसे पूछा कि मैं कब से मैरिड हूँ, जी मैडम। ना तुमने मुझसे पूछा प्राइमी प्राइमी क्या कहते, क्या पता उसका कोई अबॉर्शन हुआ हो, प्राइमी कह रही हूँ, हुँ। समझ रही हो? ये जी मैडम, बायोडाटा तो बिल्कुल। तुम पूरा ही खा गई। सही है। जी मैडम। जी अच्छा, मैडम। अब एपिलेप्सी वाली पेशेंट्स में क्या होता है कि अ, वो जो है ना ब्लीडिंग के भी मसले होते हैं, आपको पता है ना, ये जो सारी एंटी जी मैडम, ये आपने पूछनी थी पेशेंट्स, ये जरूर, ये पेशेंट्स पेशेंट्स रिलेटेड है। इसमें फिर पीरियड में पूछेंगे कि आपके नहीं, ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं होती? नॉर्मल ब्लीडिंग की बात नहीं करी, गम्स से ब्लीडिंग। अच्छा, ठीक है ना? सही। अच्छा, जी मैडम। उसके बाद आपने देयर एंड देन यहाँ ही आपने पूछना था हस्बैंड का। मैंने जानबूझ के तुम्हें सवाल दिया हुँ। था कि मेरे बच्चे जी, में तो नहीं जाएगा, ताकि तब तुम्हारी जो है ना वो खिड़की खुले दिमाग की कि ओ मैंने मैंने सोचा था मियाँ जी। का पूछा ही नहीं। ठीक है, तभी मेरी जी। खिड़की निकली थी। तो हुँ, प्लीज फौरन से पहला सवाल, मतलब हुँ, बायोडाटा में, अच्छा आपके मियाँ क्या काम करते हैं, हुँ। उनको ये मसला तो नहीं? ठीक है। जी, जी मैडम। उसके बाद फिर जी बाकी की हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री भी होनी थी, इम्पोर्टेंट फैमिली में तो नहीं है। हुँ, ठीक हो गया। और हुँ। मुझे ऐसा लगा, अब मुझे एग्जैक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है एग्जैक्ट, कि तुमने कुछ जो है ना हिस्ट्री की टेम्पलेट्स तुमने मिस कर दी, तो मैडम वो तुम्हें ज्यादा जल्दी के बेहतर चक्कर पता में मुझे होगा। ये था कि टाइम ना ज़्यादा ना हो जाए, मैं ना अक्सर चीज़ें मिस नहीं, कर आपने जाती नहीं हूँ। करनी मिस, आपने एक एक लाइन में सब टच करना है, यू कांट अफोर्ड मिसिंग द हुँ, टेम्पलेट। ठीक है, जी मैडम। कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर उसमें होगा तो। ठीक हुँ, है। अच्छा, फिर अब आ जाओ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट पे सारी मैनेजमेंट माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कर ली। पैथेडीन का जिक्र आपने खुद क्यों किया मुझे नहीं पता, ऐसी बातें मत करो ये जी, चीजें खुद से मत बोलो। ठीक है ना? ठीक है। जी, और फिर हाँ, जब मैं लेबर का पूछ रही हूँ ना, फिर भले से तुम आप बताओ, ये जो है ना विच ठीक है। वट थिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये आपने स्ट्रक्चर्ड वाले को बावर करानी है। वी नो दिस, दिस इज अ सेफ्टी पॉइंट। जो आपका रोल क्लियर है ना,
उसमें अब ये ठीक है। पैथिरिन का तुमने आउट ऑफ नो वेयर ऐसे ही बस जिक्र कर दिया, ये फिट नहीं हो रही थी जी बात, सही है ना? जी अच्छा, मैडम। उसके बाद फिर अब फोलिक एसिड वाली मैंने तुम्हें उधर ही करेक्ट करवा दिया था। तुम जिस तरीके से कर रही थी कि तुम पहले अपना स्टेबल होगी, फिर तुम 3 महीने के लिए फोलिक एसिड लोगी, फिर तुम आप अभी जो है 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड खाना शुरू कर दें अगर आप नहीं ले रही तो। और आपके डॉक्टर के मशवरे से हम आपको दूसरी दवाइयों पे डालेंगे और आपका कंट्रोल चेक करेंगे, ठीक है? अगर आप कंट्रोल रही 6 महीने के लिए उन्हीं दवाइयों पर, तो फिर आप आगे चलकर प्रेगनेंसी कर सकती हैं। जी ये मैं रफ आइडिया दे रही हूँ, 3 से 6 महीने तक तो हमें पता चले ना कि पेशेंट फिट फ्री है। मिनिमम मिनिमम 6 मंथ्स फिट फ्री रहती है पेशेंट उन नई दवाइयों पर, ठीक है? ठीक। जी मैडम। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम में ना, पोस्टमार्टम में 2-3 चीजें थी जो मुझे ऐड करानी थी। मम्मा के रिलेटेड आपने सारा कर लिया, बेबी को भी हमने, अच्छा बेबी को आपने विटामिन के दे दिया, वेरी गुड। बेबी को मॉनिटर भी करना था, ये जितनी भी मेडिसिन ले रही होती हैं एंटी एपिलेप्टिक्स, बच्चे में तो जाते हैं ना विड्रॉल इसके इफेक्ट। इफेक्ट। हाँ जी, जी। तो बच्चे को हमने ड्राउजीनेस, अनस्टेडीनेस, फीड कर रहा है नहीं कर रहा, इरिटेबल तो नहीं हो रहा, बिहेवियर कैसा है उसका, ये सारी चीजें हमने बच्चे में देखने। तो आप बस ये बोलें कि डिलीवरी के बाद हम आपके बच्चे को भी देखेंगे, बच्चे को भी जो है ना वो बच्चों वाले डॉक्टर उनको सही से देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे कि बच्चे को कोई मसला तो नहीं है, बस इतना ही काफी है, ठीक है? जी मैडम। उसके बाद ठीक। सेफ्टी स्ट्रेटजीज आपने डिस्कस की, वेरी मच इंपॉर्टेंट, पेशेंट सेफ्टी को टिक किया आपने। एक चीज और इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इन पेशेंट्स में पता है कितना होता है? नहीं ये नहीं पता। 29%। अच्छा तो सही। आपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए इसको जब ये फॉलोअप पे आएगी ना, हम्म। 6 हम्म। फर्स्ट फॉलोअप इनका 10 डेज पे होता है, जब इनकी मेडिसिन इन लाइजन विद द फिजिशियन, जब इनकी मेडिसिन रिव्यू की जाती है, उसी टाइम फिर आप इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए स्क्रीन करते हो, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है? जी अब ये मैडम। जो 25, 30, 20 से लेके 30 तक जो भी रेंजेस में आपके साइड इफेक्ट्स कुछ भी फिगर्स का है ना, कोई भी चीज वो सिग्निफिकेंट है, वो आपकी की में होनी है, उसका जिक्र आपने जरूर करना है। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन तुम्हारी की में होगा पोस्टमार्टम केयर जी। में, क्योंकि दिस इज सिग्निफिकेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ दीज पेशेंट्स, ठीक है ना? जी बाकी मैडम। आपने एंटीनेटल सारा उसको बहुत अच्छा मैनेज किया, सारी चीजें आपने उसको, ट्रिगर्स का भी बोला, सारी चीजें बोली। मुझे नहीं लगा आपने कोई चीज भी इसमें मिस की है, मैनेज आपने बहुत अच्छा कर दिया, बस जो चीजें मुझे ऐड करनी थी मैंने करा दी, माशाल्लाह यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। मुझे एपिलेप्सी से बहुत डर था, मुझे लगता था मुझे नहीं आती, और बहुत आज आसान है, कॉन्फिडेंस हो गया। वेरी मच आसान। जी मैडम। अब इसको थैंक यू हम जल्दी मैडम। से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस। ये टॉक बहुत अच्छा, आपका टॉपिक पूरा इसी से क्रिस्प हो जाता है। हु इज द न्यूरोलॉजिस्ट ओवरसीइंग द केयर, आप बस ये पूछेंगे कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं। कब डायग्नोज हुई थी, चाइल्डहुड में या टीनेज में? जो चाइल्डहुड वाली होती है ना बच्चों, वो मोस्टली कंट्रोल ही होती है, ठीक है ना? व्हाट टाइप ऑफ सीजर एक्सपीरियंस, अब ये वाला जो है ना ये नया है। इट कैन बी इन योर की थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल सेट करने के लिए कि कौन से आपको, अच्छा पेशेंट बोलेगी ना मुझे झटके पड़े हैं, मुझे झटके पड़ते हैं, आपकी पेशेंट हो सकता है, ये मैंने तो आपको आसान करके दे दिया कि मुझे पिछले 4 साल से झटके नहीं पड़े, तो आपने वो रेफरेंस यूज कर करके मुझे रीअश्योर बहुत अच्छे तरीके से किया, जैसे कि आप, अच्छा इसमें आपने पूरा सेंटेंस बोला, जैसे कि आप पिछले 5 साल से ज्यादा से दवाइयां ले रही हैं और आप दवाइयों पे आपके झटके कंट्रोल भी हैं और आपको कोई झटका नहीं पड़ा, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मॉनिटर करते रहेंगे आपकी प्रेगनेंसी, तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जिसमें 1 2 3 करके जो आपने बोल दिए, ये ऐसे सेंटेंस होगा ऊपर वाले पेशेंट में, बिकॉज शी इज लो रिस्क, ठीक है? अब इसमें टाइप ऑफ सीजर, किसी को अगर पड़े हैं या पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में पड़े, फिर आपने ये आप पर फर्ज हो जाता है कि आप टाइप ऑफ सीजर पूछेंगी, ठीक है? क्या पूछेंगी? कैसे पता चलेगा आपको सीजर किस टाइप के हैं? आप पूछेंगी अच्छा आपको कितने झटके पड़े, आप क्या कर रही होती हैं जब आपको झटके पड़े? आप बेहोश हुई, ठीक है, आप उस वक्त बेहोश हुई, आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, आप, ऐसा तो नहीं था कि आपने अपने आप को जो है वो जख्मी कर लिया हो उसमें फिट्स के दौरान, ठीक है? ये चीजें हैं।
और किस तरह के झटके पड़ते हैं, क्या बस थोड़े से ही पड़ते हैं? आप मुझे बता सकती हैं, कुछ याद है आपको कि किस तरह के पड़ते हैं? अब ये टाइप्स जो है ना, मैं तुम लोगों को वॉइस में बता दूंगी सारी, फोकल, जनरलाइज, नॉन कन्वल्सिव, अनक्लासिफाइड, ये टाइप्स हैं। मैंने इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज किया हुआ है। मैं तुम लोगों को अभी बताया ना, तो इट विल बी टू मच फॉर यू। मैं अलग से एक वॉइस भेजूंगी, बाद में सुन लेना टाइप्स ऑफ सीजर, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होगा, आप लोगों ने सबने गाइडलाइन पढ़ी है, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आर द रिस्क फैक्टर फॉर sudden unexpected death of pregnancy. That's why type of seizures are very important. The rationale for asking the type of seizure and the nature of seizure is this. Okay हो गया? आगे चलो। यस मैडम। अच्छा, आखिरी सीजर कब पड़ा, ये तो आपने शुरू में ही पूछ लेना है, उससे खुद ही आपका ये प्रॉम्प्ट वॉलंटियर क्वेश्चन होगा। कौन सी ले रही हैं आप एंटी एपिलेप्टिक्स, और कितना डोज ले रही हैं, और एक ले रही हैं या दो, एक से ज्यादा ले रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे फातिमा ने रीअश्योर करते वक्त भी बता दिया, तो ये पूछना भी है हमने। अदर फीचर्स ऑफ सीजर, ट्रिगर्स, ऑरा, एक्टिविटी ड्यूरिंग सीजर्स, ये मैंने सारा पहले से ही बता दिया। इज देयर हिस्ट्री ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस और ITU एडमिशन, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है? ये वाली चीज भी मैंने ऊपर बता दी थी। इसको उर्दू में 4-5 लाइनें बना के रख लो, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब हाउ टू ऑप्टिमाइज हेल्थ प्री कंसेप्चुअली। पेशेंट आपकी कंप्लाइंट रहनी चाहिए, क्लोज कांटेक्ट विद न्यूरोलॉजी होना चाहिए, सीजर के ट्रिगर अवॉइड करने चाहिए। ये तीनों चीजें फातिमा ने मेंशन करी, और ये तीनों चीजें आप स्ट्रक्चर में भी बोलेंगी। मैडम, माय एम for this patient is I will optimize her health in terms of her compliance to her anti-epileptic medications, and she should be closely in she should be closely visiting, या she should be regularly visiting to her neurology, ठीक है? एंड आई विल टाइटर हर मेडिकेशंस। वो टाइटरिंग तो आप उस हिसाब से जो सिनेरियो में होगा, अगर वो चेंज करने वाली है तो वो आप बता दोगे, ठीक है? एंड आई विल काउंसल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल एम्फसाइज ऑन काउंसलिंग माई पेशेंट टू अवॉइड ट्रिगर्स, ठीक है? ऐसे करके आपका सेंटेंस होगा जिसमें स्ट्रक्चर में आप ये चीजें बता दोगे। स्ट्रक्चर मुझे पता है तुम सबने ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार की, इस वजह से मैंने रोल प्लेयर में डाल दी है पहला सिनेरियो। अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक्स, जब जो रिगार्डिंग सीजर्स ये एम थी, एंटी एपिलेप्टिक्स के लिए हमारी क्या एम है? टू मैनेज सीजर इफेक्टिवली ऑन द लोएस्ट डोज, लो डोज मोनोथेरेपी if appropriate, avoid changing medication if a woman is seizure free unless on advice of neurologist and after close discussion with the patient. Consider changing the less teratogenic anti-epileptic drugs where possible, lamotrigine, levetiracetam and carbamazepine, ठीक है? अच्छा जी, इनमें से कार्बामाजिपिन जो है ये एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स भी है, तो जो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रही होती है, आपको पता होना चाहिए, उसको हम विटामिन के मम्मा को देते हैं, ठीक है? अवॉइड सोडियम वेलपोएट इफ अदर एंटी एपिलेप्टिक्स आर अप्रोप्रिएट, जिसमें न्यूली कंसीडर करनी है, अब वो जो ले रही है उसमें हमने चेंज करना है। नोट द ऑप्टिमल सीरम कॉन्सेंट्रेशन प्री कंसेप्चुअली, ये लेवल्स जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट ही करवा लेते हैं, ड्रग के लेवल। जनरल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमाइज हर BMI, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, रेगुलर एक्सरसाइज करेगी। फातिमा ने कुछ चीजें बोली थी, इसमें से स्मोकिंग का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री में पूछेंगी तो आप इसको एड्रेस कर देंगी। इफ शी इज अ स्मोकर, स्टार्ट 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड सेवरल मंथ्स प्री कंसेप्शन, ठीक है? आगे चलूं? यस मैडम। डॉक्टर परवशा, बस एक बात यहाँ पे पूछनी थी कि कार्बामाजिपाइन और लेमोट्रिगिन और जो एक और ड्रग होती है लेवीट्रासिटिपाम, इन तीनों में से सबसे सेफेस्ट कौन सी है? अगर हम वेलपॉइड से हम अगर पेशेंट को शिफ्ट करने का ज्यादा जो हमारे पास safe होती है ना, वो लेमो होती है, जिसके साइड इफेक्ट्स बच्चे में कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज जो होती है ना, टेरोटोजेनिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ये तीनों ही है, ये तीनों ही बहुत अच्छी है। मैडम की जो लेवीट्रासिपाम है, ये इसकी स्पेलिंग बताएंगे आप? मैं इसको कंफ्यूज हो जाती हूँ अक्सर। ये लेवीटिरासिटाम। अच्छा, लेवीटिरासिटाम, ठीक, ओके। ठीक है, चलो, क्योंकि ज्यादातर ना ये प्री कंसेप्शन में आता है, इसलिए मैंने इसके सारे चीजें शेयर कर दी हैं। यहाँ से ही सारा तुम्हारा ना टॉप के टेबल से ही टॉपिक कवर हो जाता है।
बस जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। रीअश्योर द वुमेन के 96% जो है वो, ये उर्दू में बता देना उसको कि 90% से ज्यादा जो है औरतों का अच्छी प्रेगनेंसी गुजरती है अगर उनको पिछले 1 साल में सीजर ना हुआ। और आपके केस में तो आपको माशाल्लाह से पिछले 5 साल से कोई फिट नहीं पड़ा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, बस आपने बाकायदगी से दवाइयां लेनी है, बाकायदगी से हमें दिखाना है, बाकायदगी से अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। सही है ना फातिमा? Some may require dose adjustment during the pregnancy. Aim for यस vaginal मैडम। birth unless there is OBS indication. Epilepsy alone is not an indication for induction of labor and cesarean section. बाकी ये percentages है effect of pregnancy on epilepsy. कितने % सीजर फ्री रहती हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाती है सीजर की, कितनी कम हो जाती है। ये फातिमा तुम्हारे सवाल का जवाब ये था, 3.5%, बहुत कम जो है ना इंट्रापार्टम सीजर होते हैं, और स्टेटस एपिलेप्टिकस लेस देन 2% है। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिटीरियरेशन ऑफ एपिलेप्सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें हमने जो ऑप्टिमाइज करनी थी ये उन्हीं का जो है ना ऑपोजिट लिखा हुआ है। उसके बाद रिस्क टू डेवलपिंग फीटस, ये सारी चीजें आपको पता है, आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है, रिवाइज करनी है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग चाइल्डहुड एपिलेप्सी, अब ये वाली इंपॉर्टेंट बात पेशेंट तो जरूर पूछेगी कि मेरे बच्चे को तो नहीं जाएगा, उसमें फिर कुछ फिगर्स आ जाती हैं जिसमें हिस्ट्री में आपने जरूर पूछना है कि आपके शोहर को तो नहीं, आपके खानदान में तो नहीं है। अगर वो मल्टी ग्रेविड है तो आप पूछेंगे आपके किसी बच्चे को तो नहीं मिर्गी का मसला। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एपिलेप्सी, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है एपिलेप्सी, इसलिए हमने फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछी। दे द मल्टीफैक्टोरियल एंड दिस इज मल्टीफैक्टोरियल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एपिलेप्सी सिंड्रोम। द इंडिविजुअल जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी शुड बी डिस्कस्ड विद द पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट एपिलेप्टोलॉजिस्ट। इस लाइन को काट दो, बस इसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर सिर्फ उसको एपिलेप्सी है तो 5% है, अगर उसके किसी एक बच्चे को एपिलेप्सी है तो इसको डबल कर लो, इस बच्चे में 10% हो सकती है। मम्मा पापा दोनों को एपिलेप्सी है तो इसको 10 को डबल कर लो, 20 तक है। ठीक है, रिस्क के बच्चे को होगी। और अगर पिछला बच्चा अफेक्टेड था, उसको एपिलेप्सी थी, तो फिर 16% है। ये जो 16% वाली है ना, ये 1000 में से दी हुई है, परसेंटेज नहीं है, सॉरी, ये 1000 में से 16 दी हुई है, रिलेटिव रिस्क दिया हुआ है। मैं भेज दूंगी, ये मेरे सामने ही जो है ना, ये मेरा वो बना हुआ है एक चार्ट जिसपे छोटी छोटी सी सारे परसेंटेजेस लिखे हैं, वहां से ही देख के बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं। मेडिकेशन की सारी बातें फातिमा ने बता दी, ये सारी बातें आपको पता है। हम सोडियम वेलप्रोएट वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इफ टेकिंग सोडियम वेलप्रोएट, वीनिंग ऑफ और ऑल्टरनेटिव एंटी एपिलेप्टिक ऑन एडवाइस ऑफ अ न्यूरोलॉजिस्ट और ऑब्स फिजिशियन। ठीक है, आपकी या तो डोज कम किया जाएगा या फिर आपका दवाई जो है, सेफेस्ट दवाई जो सेफ को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, महफूज ही कहते हैं, जो आपके और आपके बच्चे के लिए जो है वो मुफीद होगी, जिससे आपके बच्चे को भी कम नुकसान होगा और आपके भी जो है वो झटके कंट्रोल रहेंगे, ऐसी दवा पर आपको डाला जाएगा। इफ सोडियम वेलप्रोएट नीड्स टू बी कंटिन्यूड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इफ सोडियम वेलप्रोएट नीड्स टू बी कंटिन्यूड, चेंज टू मॉडरेट रिलीज, ठीक है, और इंक्रीज द डेली फ्रीक्वेंसी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई पीक लेवल्स ऑफ द ड्रग। मतलब डोज एक साथ नहीं लेगी, या तो मॉडरेट रिलीज वाली प्रिपरेशन, जब पता नहीं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार, मैं इसको देखती हूँ। एक मुझे तुम्हें टाइप ऑफ सीजर भेजने और इसको सर्च करके भेजती हूँ। और इंक्रीज द डेली फ्रीक्वेंसी टू रिड्यूस, मतलब कि वो टाइम्स जो है ना, आप उसकी डोज सेम जो है डोज आप डिवाइडेड में दे दो, ताकि एकदम उसके ब्लड में रश ना करे पीक लेवल्स उसके। डोज मोर देन 800 आर एसोसिएटेड विद ग्रेटर रिस्क ऑफ टेट्रोजेनिसिटी, दिस थिंग यू शुड नो। ठीक है ना, कि 800 से ज्यादा बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई यू विल एस्टैब्लिश के कौन कितना डोज वो ले रही है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ रहे हैं अच्छा कितना डोज वो ले सकती है सेफली, तुम कितना डोज दे सकती हो तुम्हारे पेशेंट को, तो आपको ये बताना है। अगर स्ट्रक्चर में ये इफ द की इज मेड फ्रॉम दिस टॉक, अवॉइड यूजिंग सोडियम वेलप्रोएट एज फर्स्ट लाइन, ये आपको सारों को पता है। ये लेमो, लेवी एंड कार्बा, ये सारे अच्छे हैं। एनकरेज ऑल वुमेन टू रजिस्टर द प्रेगनेंसी, इसको छोड़ दो, ये हमारे पाकिस्तान में। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम, अब तक कोई प्रॉब्लम। अब हम एंटीनेटल मैनेज करेंगे, वैसे तो पूरा टॉपिक हो गया, लेकिन एक सिनेरियो एंटीनेटल का भी। यहाँ तक कोई किसी का सवाल? थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा समझ आ गया। या तो तुम लोग बहुत बोर हो रहे हो? नहीं डॉक्टर पलवशा, एंटीनेटल मैं करूं? बोर नहीं हो रहे डॉक्टर पलवशा? डॉक्टर सादिया, बोर नहीं हो डॉक्टर सॉरी डॉक्टर आसिया, आप कल कर चुकी हैं, मुझे कोई और वॉलंटियर चाहिए।
डेली डेली आप एक बंदा थोड़ी करेगा, सबको मौका मिलेगा। अगर कोई नहीं करता देन आसिया, सो बिस्मिल्लाह। एनीबडी? मारिया, सबा, जैनब, अरूज। जैनब तो बीमार है। अरूज, सोनिया, कुलसूम कल कर चुकी है। कोई नहीं बोल रहा। अब मुझे कोई ना बोले कि मैं जो है ना प्रेजेंट नहीं करवाती। सबके नाम ले लिए मैंने। चलो आसिया, यू आर लकी। थैंक यू मैडम। बिस्मिल्लाह। Gravida 2 para 1 plus 0 known case of epilepsy fit free for the last 10 years and taking carbamazepine. For the last 10 years and taking carbamazepine, she has just found out that she is 6 weeks pregnant and 6 weeks pregnant. Task: take the relevant history, do risk stratification and discuss the antenatal care with your patient addressing her concerns. चलो Okay madam. अब आपकी मर्जी, आप इसको जी स्ट्रक्चर में करना चाहती हो तो मैं आपको दे दूंगी जो चीजें मुझे देनी होंगी। या मैडम नहीं, आप मुझे अगर मैडम क्लिनिकल केस करवा दें तो बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी। मींस सिमुलेटेड? नहीं, पूरा केस करवा दे, जैसे दिस इज शॉर्ट अ प्रेग्नेंट पेशेंट, और शॉर्ट केस करवा दे ये तो मैं इस शॉर्ट पे केस आपको तौर हिस्ट्री पे से स्टार्ट बनाया कर ही दे। नहीं है चंदा मैंने, और ये शॉर्ट केस आएगा भी नहीं। हर टॉपिक को शॉर्ट केस के इस तरह नहीं हम कर सकते। तो मैडम फिर मैं स्ट्रक्चर करूंगी, रोल प्ले नहीं, रोल प्लेयर में मजा नहीं आता। ठीक है, एग्जाम में भी तुम स्ट्रक्चर करके आना अगर रोल प्लेयर आ गया तो। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर करो। नहीं, अच्छा आप कह दीजिए, आप बोल दें क्या करना है, बताएं आप। नहीं, अब तुम स्ट्रक्चर करो, रोल प्लेयर हो गई है। चलो स्ट्रक्चर करो। ठीक तंग है। कर रही हूँ तुम। Okay. Assalamu alaikum. I am Asia. I'm exam candidate. I have read the scenario and ready for the structured discussion. After mutual introduction with my patient, I will confirm the given details and then I will inquire the remaining biodata. I will ask her how long she has been married and what is her last menstrual period. And then I will inquire the details of her present pregnancy and the details of the epilepsy. Then, first of all, I will ask her how she conceived in this pregnancy and how she get confirmation of the pregnancy either through the pregnancy test or the dating scan. And was the fetal heart at what gestational age the dating scan done, and is the fetus viable on the scan? Then I will inquire whether she has booked herself to some obstetrician or not yet, and whether she is taking any medicine related No, to the she is pregnancy, like not booked. She has just find out that she is 6 weeks pregnant. सॉरी मैडम, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें स्टार्ट करें। हेलो मैडम, ये पेशेंट वेलप्लॉइड पे है ना? बस एक बात पूछनी है, मैंने सिनेरियो में देखा नहीं था। क्या मतलब आसिया? सॉरी मैडम, ये पेशेंट जो है वो किसी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पे है कि नहीं? शी इज एपिलेप्टिक सिंस लास्ट 10 years एंड शी 6 weeks, ग्रेविडा 2 para 1 plus 0, whether she is एक मिनट, रुको रुको रुको। ये तो बड़ी बुरी बात है कि तुम अब मुझसे पूछ रही हो कि ये किस दवाई पर है। मैडम, मैं सिनेरियो लिखना भूल गई थी, मैंने लिखा नहीं उस लिखने वक्त। की चंदा क्या जरूरत है, स्क्रीन पे आपके सामने है। मैडम मेरे पास अभी स्क्रीन नहीं आ रही है, मेरे वो तो सिग्नल मैं प्रॉब्लम हो रही है। वो तो मैं शेयर कर रही हूँ ना, आपने पहले पढ़ा था। जी मैडम, वो बस। सुधर जाओ सुधर जाओ। हाँ, सुधरने बताओ की कोशिश मैम। बताओ ओके, क्या थैंक यू। बोल रहे Okay, thank you madam. And then I will inquire her whether she is taking the folic acid or any nutritional supplement. Then I will ask my patient at what age she is having the epilepsy since her childhood, and on carbamazepine, the dose of the carbamazepine, and for how long she is taking the carbamazepine, and is her epilepsy well controlled on the carbamazepine. I will ask
ask about the symptoms, whether she is having any feeling of aura symptoms, any feeling of any epileptic symptoms or not, and whether she is stable on the carbamazepine. If my patient is stable on the carbamazepine, she is not having the, and also I will inquire about the type of the epilepsy she is having, whether she was having in the past the tonic-clonic seizures or myoclonic seizures or absence seizures or any other particular type of the aura or feeling. Then after inquiring all these details, I will reassure my patient that as carbamazepine is relatively safe in the pregnancy and it is associated with the least teratogenic effects, and as the patient is well controlled on this medication, I will also, she can continue the carbamazepine during the pregnancy. I will involve the multidisciplinary team in the management of my patient, and in liaison with her neurologist, I will confirm the appropriate dose of the carbamazepine during the pregnancy, and then continue with the carbamazepine. Then I will tell my patient the remaining management of her pregnancy, that how she has to proceed in this pregnancy. I will tell her that we will do the anomaly scan at 18 to 22 weeks of the gestation, and it would be the detailed anomaly scan for the any structural anomaly in the fetus, and it will be done by the expert sonologist to rule out any structural anomaly in the fetus. As the patient is taking the carbamazepine, there is a 1 to 2% chance of having the structural anomaly in the fetus. After doing the anomaly scan, I will also add the folic acid and iron calcium supplements to my patient, and high dose folic acid I will add to my patient, that is 5 mg per day. Then I will tell my patient the red black signs, whether if she is having any feeling of aura, photophobia, headache or jitteriness or irritability, then she must report to the obstetrician and her neurophysician as soon as possible. And then she can continue with the pregnancy, and I will do her growth scan at 24 weeks and 28 weeks and 32 weeks, and if all the parameters in the fetus they remain stable and within the normal limits, then there is no need to do any further excessive scanning of the patient. Then I will tell the management of the delivery plan for the delivery and post pregnancy plan, post delivery plan around 36 weeks, and I will discuss as my patient is gravida, second gravida, I will take the obstetric I will take her obstetric history, that whether her first baby it was the cesarean or the normal vaginal delivery, and was there any complication in that delivery, whether she had the epilepsy during that child also, and what is the age of that child, and is that child is healthy or he is also having the epilepsy, is there any history of the epilepsy in the husband also, and then whether it was a cesarean section and what is the age of that child. Then according to the mode of the delivery in the previous pregnancy, I will consult the patient around 36 weeks about the mode of the delivery, and if the patient had the vaginal delivery, then I will counsel her for the vaginal delivery. I will let my patient to go into the spontaneous labor and keep my try to reach the pregnancy till 38 plus 6 weeks and wait for the spontaneous onset of the labor. And if the labor need to be induced, then preferably it should be induced with the mechanical methods like the Foley's induction. And then the delivery should be conducted in the consultant-led delivery suite with all the facilities available, like the senior obstetrician and the oxygen and all the monitoring facility available, like continuous CTG. And the labor care guide should be followed, especially the one-to-one support in this patient, and the senior midwife also. And the patient should not be the left alone, and the hypoxia should be avoided during the labor. And if the labor and this patient should be encouraged to take the analgesia in the labor, and the analgesia should be provided in the form of the nitrous oxide and oxygen. And the second stage should be shortened, and instrumental delivery can be done, and the patient should not be forced to push more. And in the third stage, active management should be done, but ergometrin should be avoided.
and active management of the third stage should be done. After the delivery, the baby should be immediately handed over to the neonatologist for the review for any signs of the withdrawal symptoms in the baby, the jitteriness or poor feeding, etc. And the patient should be encouraged to breastfeed her baby, but the patient should be counseled to breastfeed not alone, in the presence of some persons sitting on the floor with the pillows nearby. And patient should be counseled and should be taught about how to take care of her baby. She should not be left alone, and she should not shower the baby alone, and she should not handle her baby alone. And then I will tell her about the contraception, to do the appropriate the birth spacing, and preferably the long ending contraceptive device like copper ICD, and she can also use the barrier method. And then madam, I will in the last I will call the patient at after the delivery. I will also adjust again the dose of the carbamazepine, as after the delivery the seizure frequency, it can be after the delivery the dose of the carbamazepine can be varied, and it is an enzyme inducing drug also. So I will monitor the carbamazepine toxicity with the CBCs and the LFT and the serum carbamazepine level. I will refer my patient to the neurologist for the adjustment of dose, if the dose needs to be adjusted. And then I will call my patient with all the leaflets and information provided at 4 to 6 weeks. ओके 9 मिनट में आपने कर लिया, ठीक है। आसिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली गलती आपकी ये कि आपने सिनेरियो ध्यान से नहीं पढ़ा। शी वाज टेकिंग कार्बामाजेपिन, दिस वाज द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन योर सिनेरियो एंड यू इवन डिडंट नो के व्हाट ड्रग शी इज टेकिंग, ठीक है, पहला ये। उसके बाद अब फिर आपने हिस्ट्री में पूछा कि फॉर हाउ लॉन्ग शी इज हैविंग फिट्स और फिट फ्री। इट इज आल्सो रिटन हियर शी इज फिट फ्री फॉर लास्ट 10 years। पहली गलती। उसके बाद फिर आपकी अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री पे फिर वही आपने मिस कर दिया, हस्बैंड की हिस्ट्री एपिलेप्सी की, ठीक है। लास्ट मैडम वो मुझे बायोडेटा, बहुत बाद में पहले याद आई सुन लो मैडम, मैं चंदा, सुन लो आगे नहीं मेरा प्लीज, मैं भूल जाती हूँ, पहले सुन लो, ठीक है। जी जी उसके बाद फिर आपका उसकी LMP, आपने भी ज़ैनब की तरह ना बायोडाटा को लिफ्टाया ही नहीं। आपने उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट और लास्ट बेबी बॉर्न कब हुआ, बेबी तो पिछला उसका याद ही नहीं था आपको, लास्ट बेबी बॉर्न आपने नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद फिर अब उसको इसकी जो है क्या कहते हैं, कोई एनी आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब था, यही था ना। पहली बात तो आपको मिल गई सिनेरियो में, उसके अलावा आपने क्या पूछना था कि उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री, उसको कोई गम ब्लीडिंग, इज शी कंप्लाइंट टू द मेडिकेशंस, ठीक है। व्हाट डोज, डोज तो खैर आपने पूछ लिया था, एक ये हो गया। आप उसके ट्रिगर्स पूछेंगी, ठीक है, ट्रिगर्स भी आपने शायद पूछे थे। फिर हाँ, आपने टाइप ऑफ सीजर्स पूछे, आपने उसके और आपके सिम्टम्स पूछे, ये सारी चीजें, और आपने वार्निंग साइंस भी जो है वो उसकी भी बात की। वेरी गुड, ये मैंने अंडरटेक वाली हेडिंग आपकी सारी लिखी। उसके बाद अब आ जाओ, आप जब उसको मैनेज कर रहे हो ना, फिर अच्छा, फिर आपने उसको मैनेज किया। हिस्ट्री के बाद आप मैनेजमेंट पे चली गई, आपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, आपने उसको एग्जामिन भी नहीं किया। मैडम ये मुझे बहुत बाद में याद आया, मैं मैनेजमेंट पे बहुत जल्दी चली गई, और मैंने ऑप्स हिस्ट्री भी बाद में मुझे याद आई, और हस्बैंड की भी बाद में याद आई, और मैं मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुकी थी उस वक्त तक ना। एग्जैक्टली तो आपने फिर आप अच्छा चलो मैनेज, जैसे जैसे जा रही हो ना, मैंने वैसे वैसे ही आपकी पॉइंट आउट की हुई ये चीजें। मैनेजमेंट पे जब आपने बात की तो मैनेजमेंट में आपने उसको मोटा मोटा सारा बोला, आप कितना फ्रीक्वेंट उसको बुलाओगी। फिर उस अभी बता के हटी हूँ, एट ईच एंटीनेटल विजिट आई विल इवेलुएट माय पेशेंट, सारी चीजें उसकी, जो हर ईच एंटीनेटल विजिट होता है ना, मैं इतना फ्रीक्वेंट बुलाऊंगी। कोई सा भी मेडिकल डिसऑर्डर, मैं पिछले 2 दिनों से हमेशा से आपको जो भी मेडिकल डिसऑर्डर है मैं बताती हूँ, एंटीनेटल केयर का जो भी आप बताते हो ना, जबकि इतना फ्रीक्वेंट बुलाएंगे इतने इतने गेस्टेशनल वीक से, तो मैं बोलती हूँ कि ये जरूर बोला करो एट ईच एंटीनेटल विजिट। उस एंटीनेटल विजिट पे भी कुछ करना है ना चंदा, क्या करना है? पहली चीज हिस्ट्री की होती है ना, फिर दूसरी चीज होती है आपकी इन्वेस्टिगेशन की, सॉरी एग्जामिनेशन की, और इन्वेस्टिगेशन। इन तीनों चीजों में से जो जो रेलिवेंट होता है आप उसका डिजीज कंट्रोल, कॉम्प्लिकेशंस असेस करते हो। इसका आप फिट की हिस्ट्री ले लोगे, ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हुई अब तक,
एंड क्योंकि वो ले रही है, एंटी एपिलेप्टिक ले रही है, तो आप पूछ लोगे कि कोई उसको ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स या कहीं भी किसी भी ऑरिफिस से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही पेशेंट को, ठीक है, ब्रूजिंग वगैरह तो नहीं हो रही। इसके बाद फिर आप बोलो कि मैं उसको ट्रिगर्स का भी काउंसल करूंगी, उसके बेबी को एग्जामिन करूंगी। ऐसे एंटीनेटल विजिट्स हम बताते हैं, सिर्फ ये बता के जान नहीं छुड़ानी कि इतना फ्रीक्वेंट में गाइडलाइन की बात हम बस बोल दें कि बस इतना फ्रीक्वेंट हम बुलाएंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मैनेजमेंट पर आ। अब मैनेजमेंट जब तुम कर रही हो ना, तुमने जब मोड ऑफ डिलीवरी पे पहुंची 36 वीक्स पे, तब तुम्हें उसके बच्चे की भी हिस्ट्री याद आ गई, तुम्हें हस्बैंड की भी उसकी मोड ऑफ डिलीवरी भी याद आ गई, तो तुम्हें याद आ गया कि ये ग्रेविडा 2 है। दिस इज द ब्लंडर, ब्लंडर, ब्लंडर। एक ब्लंडर नहीं, दो तीन ब्लंडर है, ठीक है, ये नहीं करना। उसके बाद अब आ जाओ पोस्टमार्टम पे। पोस्टमार्टम में आपने कहा मैं अपने पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ना बैरियर मेथड एडवाइस करूंगी। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, डू यू थिंक सो आपकी पेशेंट एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग पर है, एक एंटी एपिलेप्टिक पर है। तुम गायनक बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट तुम्हें सारे पता है टिपिकल यूज के फेलियर्स और अनटिपिकल यूज के फेलियर्स, तो आप उसको बैरियर एडवाइस करिए। मैडम इसमें आइडियली तो मैं इसको जो है वो कॉपर टी बोलूंगी, और अगर पेशेंट नहीं लेना चाहती तो फिर मैं इंजेक्टेबल्स इसको दे सकती हूँ, लेकिन इंजेक्टेबल्स एवरी 2 मंथ्स लगेंगे इसको, बिकॉज ये एंजाइम इंड्यूसिंग पे है। यही दो सबसे ज्यादा सेफ है। इम्प्लांट्स भी हम रख सकते हैं इस पेशेंट को। Implanon is the bestest for those who are taking enzyme inducing drug, you know that। हम्म। एक चार्ट बना हुआ है गाइडलाइन। तो बैरियर मेथड क्यों बोला आपने, ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर तो आप अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, आप इतना हल्का उसको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बता रही हैं, तो प्लीज नहीं नहीं, बी इसमें मैडम माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर बैरियर का सेइंग। मैडम फेलियर ज्यादा है इस पेशेंट में, हम बैरियर नहीं एडवाइस करेंगे, क्योंकि हमें उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्शन करवानी है ताकि उसकी अप्रोप्रिएट बर्थ स्पेसिंग हो। शाबाश। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द थिंग्स आउट, ऐसे नहीं, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट एवर यू आर सेइंग। उसके बाद फिर आप साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के लिए भी काउंसिल करोगे, ये चीज मैं फिर से आपको भी ऐड करा दूंगी। बाकी चीजें आपने सारी बोली, मैनेजमेंट आपने बाकी तो सारी बता दी थी। ये मोटी मोटी गलतियां हैं जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती अगर तुम्हें ये स्टेशन पास करना है, ठीक जी है। मैडम। मैडम आपने वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इंसिडेंस कितना बताया था ट्वेंटी एपिलेप्टिक्स में? नाइन 29%। 29%। चलिए, थैंक यू डॉक्टर पलवशा, बहुत मुझे बोलने की जरूरत है। यू खुद से मैं वेलकम। रिकॉर्डिंग कर करके सुनूंगी, बस अभी आज यही करूंगी, एपिलेप्सी और अस्थमा बार बार रिकॉर्ड करके खुद से सुनूंगी। सिर्फ बोलना नहीं है, असेस भी करो कि बोल क्या रही हो, ठीक है। हम्म। अच्छा, मारिया, आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, आर यू हियर? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिया, would you please able to tell me the management of fits during the labor? Yes ma'am, during labor the first line drug is IV lorazepam and You straight away jump to the drugs, fits पड़ रहे हैं पेशेंट को, क्या करोगी, ऐसे बताओ ना। yes ma'am, first of all follow the protocols, ABC, airway, breathing, circulation, left lateral position and oxygen, and then I will monitor her oxygen saturation. I will give her oxygen, and the drug of choice is IV lorazepam. Ma'am, that is given in the dose of सॉरी मुझे डोज भूल गई है मैम, डोज को समझ नहीं छोड़ दो, पड़ी। अभी डोज को छोड़ दो, ड्रग्स बताओ बस मुझे, और रूट IV बताओ। lorazepam and second line is IV diazepam 5 to 10 milligram can be given if lorazepam is not available, and if not controlled then phenytoin can be given in the dose of 80 milligram per kg. ठीक है। और लेट्स सपोज के पेशेंट जो है वो अभी पार्किंग एरिया में है, उसको कोई आईवी एक्सेस नहीं है और उसको फिट्स पड़ गया, देन Then मैम पर रेक्टल मेरे ख्याल में डायजेपाम यूज हो सकती है, डायजेपाम। और इसके अलावा कोई रूट ड्रग? अदर चैट नहीं से मैम, देख के मुझे मुझे नहीं। बताओ ताकि तुम्हें याद हो जाए, लिखी है लड़कियों ने ड्रग्स। ओके, और मैम बकल मिडाजोलाम। शाबाश, ओके। ठीक है।
दो ही ड्रग्स हैं, जी जब आईवी एक्सेस नहीं होगी आप देंगे, आप डाइजिपाम देंगे पर रेक्टल। पर रेक्टल जी वाला जी डोज पता होना चाहिए 10 to 20 mg, ठीक है। जी और जी फिर उसको 15 मिनट के बाद, अगर 15 मिनट बाद तक उसके फिट्स कंट्रोल नहीं होते, ठीक है, फिर आप जी रिपीट कर सकती हैं इसको। जी मैम। मिडाजोलाम का भी डोज बकल है, वो 10 mg है। डाइजिपाम 10 से स्टार्ट होती है, 20 तक दे सकती हैं और आप रिपीट भी कर सकती हैं। मिडाजोलाम जो है वो 10 mg देती है, ठीक है। जी उसके बाद जो आप आईवी दे रही हो वो भी 5 to 10 डाइजिपाम का डोज है, स्लो स्लो देते हैं हम। जी फेनिटोइन का भी यही है 10 to 15, सारे इसी के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक हो गया। जी जी और आपको जी मैक्स मैक्स डोज भी पता होना चाहिए। फिर अब आ जाओ लोराजिपाम। लोराजिपाम कैसे देते हैं मैं बताती हूँ। हम डोज कैलकुलेट करते हैं 0.1 mg/kg। पहले 4 ग्राम, जैसे हम मैग्नीशियम सल्फेट का बोलस देते हैं, ऐसे ही इसका देते हैं, अब ये भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। फर्दर फिर हम जो है बोलस ही रिपीट कर देते हैं 10 to 20 मिनट्स के बाद, 4 ग्राम का बोलस, जी जी ठीक है। ठीक है। अब एक जी मैम। क्वेश्चन, ऐसा पेशेंट जिसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो सीजर रह रहे थे, हो रहे थे, बार बार एडमिट हो रही थी, आप कंट्रोल कर रहे थे, ठीक। जी जी कहती है कि मेरे पिछले लेबर में भी डॉक्टर साहब, जैसे ये आसिया की पेशेंट थी ग्रेविडा 2, तो पिछले, जी अच्छा ग्रेविडा 2 से याद आया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है आसिया, कि आप जब प्रीवियस ऑप्स हिस्ट्री ले रही है ना, तो उसमें फिर एपिलेप्सी कैसा कंट्रोल रहा, कोई सीजर तो नहीं हुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इंट्रापार्टम या पोस्टपार्टम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, जब आप हिस्ट्री लोगी तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है उसमें, ठीक है। अदर देन द मोड ऑफ डिलीवरी या उस बच्चे को भी एपिलेप्सी तो नहीं है, ये 3 क्वेश्चन आपके रेलिवेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और नहीं है इसमें, ठीक है। पास्ट ऑप्स में जल्दी जल्दी वो पूछ लेंगे। तो अगर वो कहती है मुझे पिछली बार भी झटके पड़ चुके थे, या उसको जो है हमल से पहले ही आखिरी ट्राइमेस्टर में जो है, सॉरी डिलीवरी से पहले आखिरी ट्राइमेस्टर में ही फिट्स पड़ते रहे हैं, कहने का मकसद ये कि जी आपकी पेशेंट हाई रिस्क है, उसको लेबर में फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। अब जी कौन सी दवाई है जो तुम उसको दोगी? ड्यूरिंग ड्यूरिंग लेबर मैम। ये प्रोफाइलेक्टिक है, कि उसको लेबर में ना फिट्स पड़े, पहले से तुम दे दोगे उसको, अच्छा दे सकती हो तुम। मैडम पहले से ही बकल मिडाजोलाम दे दें उसको। क्लोबाजाम। क्लोबाजाम इज ग्लोबल। द ड्रग जो आप प्रोफाइलेक्टिक यूज करते हो, ठीक है, पहले से ही आप लेबर में दे देंगे, आप वेट नहीं करेंगे कि जी इसको फिट्स पड़े, क्योंकि पेशेंट को पिछली, अगर पिछले हमल में भी डिलीवरी के दौरान जो है अगर पड़े थे फिट्स, या उसको रिकरेंट फिट्स होते रहते हैं, तो आप जैसे उसका लेबर स्टार्ट होगा ना, आप उसको क्लोबाजाम दे। एक ही मैडम डोज अब मैम ये देंगे। मैडम ये बकल देंगे पर रेक्टल देंगे? पर रेक्टल नहीं देंगे, इसका मैं दो इसकी ना वो नहीं है, रूट ऑफ गिविंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं सर्च करके तुम लोग को बता देती मैडम जैसा जी लोराजीपाम की हूँ। आई डोज भी थिंक ये दोबारा से ओरल बता होगी, दीजिएगा। आई आईवी थिंक ये आईवी ओरल होगी, लोराजीपाम। क्योंकि वो मैं शेयर कर दूंगी आसिया, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ओरल होगी क्योंकि हम ये प्रोफाइलेक्टिक दे रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है ये हम ओरल दे। बकल या पर रेक्टल ही होगा, हाँ बकल या पर रेक्टल ही होगी अगर इसको एक स्टैट में देना है तो। वेट अ मिनट, बट रुको, मुझे इसका एनएचएस से सर्च करना। और किसी का सवाल है तो पूछो तब तक। कोई क्वेश्चन नहीं है? एपिलेप्सी क्लियर है सबका? हाँ जी। ये आप ओरल में देते हो, जो आप प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हो ना, इन द एनएचएस क्लोबाजाम इज एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इट्स रिकमेंडेड बाय आरसीओजी। आप ओरल टैबलेट भी दे सकते हो, आप सस्पेंशन बना के भी दे सकते हो, और ये आपने पेशेंट से डिस्कस करना होता है पहले से, प्री अगली प्लान, उसके प्लान में ये मेंशन होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मेडिकेशंस। समझ आई? जी मैडम। चलो, एपिलेप्सी डन है। थैंक यू मैम। मैडम थैंक जी यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू नो डॉक्टर प्रॉब्लम, परवैशा। नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये 2-3